देखो बात ये हो रही है, क्वेश्चन आपने हमसे ये पूछा है कि हमने बात सुन तो ली है, बात सुनने में तो आ गई है, लेकिन हमारे जीवन में ना अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अभी हमको कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा है, हमारी लाइफ वैसी की वैसी दिख रही है जैसे पहले थी। सुनने में आ गया है, यही क्वेश्चन है। जी। ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था कि सबसे पहले हमको क्या होता है, सबसे पहली चीज जो निकल के आती है हमारे पास होती है, जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या होती है, पेन कहाँ जाती है। सबसे पहली चीज जो आती है उसका नाम होता है श्रवण। क्या होता है? श्रवण। श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। मतलब श्रवण का मतलब जैसा है वैसा देख लेना। देखो, हमारे पास, हमको ये समझ में आता है हमारे पास कई चीजें हैं, जैसे हमारे पास एक मन है, ये हमको समझ ही आता है। ठीक है। हमारे पास वृत्ति है, ये हमको पता ही है कि हमारे पास वृत्ति है। हमको ये समझ में आता है, ये कुछ गंदा लिखेगा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ। मन है, वृत्ति है, हमारे पास चित्त है, ये हमको समझ ही आता है। ठीक है। जी। फिर हमको ये समझ में आता है हमारे पास बुद्धि है, और ये आत्मा है। हम इस पांच चीजों के अविभाज्य किस रूप में है, मतलब ये पांचों चीजें आपस में बट नहीं सकती। ठीक है। इन पांच के अविभाज्य के रूप में है। जैसे अभी अगर अब हम समझें, अभी अगर हम समझें तो हमारे पास पांच इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? कितनी इंद्रियां हैं? पांच। पांच इंद्रियां हैं। पांच इंद्रियां। पांचों इंद्रियों का एक ही काम है कि अलग अलग काम है? अलग अलग काम है। अलग अलग काम है। अब मैं आंख से देख सकता हूँ, कान से सुन सकता हूँ, लेकिन मैं कान से देख नहीं सकता, आंख से सुन नहीं सकता। ये बात ठीक समझ में आती है? जी सर। तो हर एक चीज अपनी उपयोगिता के साथ है, अपनी यूटिलिटी के साथ है। ऐसे मन की भी अपनी यूटिलिटी है, वृत्ति का भी अपना काम है, चित्त का भी अपना काम है, बुद्धि का भी अपना काम है, और आत्मा का भी अपना काम है। सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, जब सब अपनी अलग अलग कैपेसिटी के साथ है, अपनी अलग अलग क्षमताओं के साथ है। और चूंकि ये अलग अलग फैकल्टी हैं, इसलिए इनके अपने अलग अलग रोल्स हैं। यहाँ तक हमको बात समझ में आती है। अब अभी तक क्या जी। हुआ है, अभी तक अगर हम देखते हैं तो वृत्ति का काम जो था, वृत्ति का काम है विचार करना और विश्लेषण करना। क्या करना? हाँ, विश्लेषण करना। विचार और विश्लेषण करना। वृत्ति का काम ये है, विचार करता है और विश्लेषण करता है। अब आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर बहुत छोटा होता है ना, एक डेढ़ साल का होता है, या एक डेढ़ साल का तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 8 महीने का बच्चा होता है, तो उसको अगर कुछ हम्म। भी मिले तो वो मुंह में ही डालता है वो चीज। जी। क्यों? क्योंकि उसको हैबिट रहती है मुंह में डालने की या क्यों अच्छा मुंह में लगता डालने है। की, क्यों क्यों मुंह क्योंकि में वो क्यों डालना वैसे ही चाहता? चीजों को समझता है। वो चीजों को वैसे ही समझता है। और कोई मुंह में बताए? डाले बिना क्यों ही कैन नॉट क्यों क्यों अंडरस्टैंड। क्यों क्यों मुंह में डालता है? ऐसा क्या है मुंह में डाले बिना नहीं समझता, ऐसा क्या है? क्यों ही मुंह में ही डालता है भाई? वो छू सकता है, देख सकता है, कुछ भी कर सकता है, मुंह में ही क्यों डालता है? सर क्योंकि छोटे बच्चे वैसे ही एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। ऐसा इसमें क्या होता है, कारण क्या है इसका? व्हाट्स द लॉजिक? सबसे पहले या तो उनको टेस्ट ही समझ में आता होगा। तो सबसे पहले जो भूख हमारी आई पांच, गेस। जो पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों में से उनकी केवल एक ही इंद्रिय डेवलप होती है सबसे ज्यादा। वो कौन सी होती है? टंग, टेस्ट। ठीक है। तो हर चीज को जी। कैसे समझना चाहते हैं? वही टेस्ट मतलब से। मुंह में डाल के हर चीज को टेस्ट। मुंह में डाल के टेस्ट से ही समझना चाहते हैं। क्यों? उनकी वही इंद्री ही काम कर रही होती है, उनकी वही वही उनके पास टूल ही काम कर रहा होता है, तो जो टूल होगा वही तो यूज करेंगे हम। मान हम्म। लीजिए, मान लीजिए अभी हम आपको एक बहुत मखमल मखमल सा, हम आपको एक रुमाल दें, हैंकी दें, तो वो हम्म। कितना अच्छा है उसको देखने के लिए आप क्या यूज करेंगी? आंखों का। टच। आंखों का कि हाथों का? हाथों टच का। का। मखमली, मखमली है तो आंखों का करेंगे। ठीक है। मैं बोलूं देखने में डिजाइन बहुत अच्छी है तो आंखों का करेंगे। अगर गाना हाँ। बहुत अच्छा है तो किसका करेंगे? सुनने का करेंगे। ठीक। हाँ। तो हम अपनी पांच इंद्रियों का यूज करते हैं चीजों को लेने के लिए। अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो कि मेरी चार इंद्रियां बंद कर दी जाए किसी तरीके से, मेरी आंख बंद कर दी जाए, मेरे कान बंद कर दी जाए, मेरे टेस्ट बंद कर दिया जाए। मान लीजिए चार इंद्रियां मेरी बंद कर दी जाए और कि मेरी टच की ही इंद्री रहे, केवल टच की इंद्री है मेरे पास। ठीक है। और मेरे सामने हाँ। मान लीजिए समोसा ला के रख दिया जाए, बाकी कोई इंद्री है ही नहीं मेरे पास, तो मैं समोसे को कैसे समझने की कोशिश करूंगा? छू के। केवल छू के। ठीक। मेरे सामने पेड़ रख दिया जाए तो मैं कैसे समझने की कोशिश करूंगा? छू कर। छू के।
अगर मेरे सामने गाना रख दिया जाएगा तो मैं कैसे समझने की कोशिश करूंगा? छुकरी, छू क्योंकि कर ही, हमें छू के वही तो छू के समझ में आएगा? नहीं आएगा। गाना नहीं छू के समझ में आएगा। और अगर कोई चीज छू के समझ में आने वाली भी होगी तो वो पूरी आएगी कि अधूरी आएगी? अधूरी आएगी। अधूरी समझ में आएगी। तो हर एक, चूंकि मेरे पास एक ही इंद्री थी इसीलिए उसी इंद्री से मैं सारा काम कर रहा था। अभी तक अगर देखेंगे, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में जो मेरी पूरी पढ़ाई रही, वो केवल लॉजिक, लॉजिक यहाँ और मेमोरी यहाँ, बस। इससे ऊपर हम नहीं बढ़े। हम लॉजिक और मेमोरी से ऊपर आज तक नहीं बढ़े। मेमोरी कहाँ होती है? चित्त में। लॉजिक और विश्लेषण और विचार कहाँ होते हैं? वृत्ति में। इससे ऊपर हमारी आज तक क्षमता नहीं बढ़ी है। बुद्धि चुपी रही है, आत्मा चुपी रही है। इन दोनों से हम ऊपर बढ़े नहीं। इन दोनों से ऊपर नहीं बढ़े, इसका मतलब या तो हम किसी चीज को विचारों से समझने की कोशिश करते हैं, या तो उस चीज को हम मेमोराइज कर लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मेरे पास किसी भी समझने का कोई और टूल नहीं। अब बुद्धि से जो चीज समझी जा सकती है उसको विचारों से समझा नहीं जा सकता। जिसको आत्मा से समझा जा सकता है उसको विचारों से समझा नहीं जा सकता। इसका मतलब वृत्ति क्या काम करती है, विचार तो मुझे पता है, लेकिन बुद्धि क्या काम करती है, बोध करती है, वो मुझे पता नहीं। आत्मा अनुभव करती है, वो मुझे पता नहीं। तो इन दोनों का चूंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं हर चीज को कैसे समझने की कोशिश करता हूँ? केवल विचार वित्त से। और विचार से समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो अब तो शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है श्रवण से। श्रवण का शुरू होने का मतलब क्या हुआ? विचारों में। ये बात मेरे विचारों में कैसे आ गई? तर्क सहित आ लॉजिकल। गई। तर्क सहित आ गई। हम्म। क्योंकि यही मेरी हैसियत ही है अभी, इससे ऊपर मेरी कोई हैसियत नहीं। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज को कैसे समझ सकते हैं? वृत्ति से ही समझ सकते हैं। तो अभी मेरे में बस केवल एक ही चीज हो सकती है कि मेरा श्रवण हो जाए। क्या हो जाए? श्रवण हो जाए। तर्क सहित मेरे अंदर समा जाए। क्या समा जाए? एनडीएस समा जाए। अभी एनडीएस हम समझेंगे, एनडीएस क्या होता है। ये पूरा का पूरा दर्शन है, ये पूरा का पूरा दर्शन केवल एनडीएस ही है। इस एनडीएस को हम समझेंगे क्या होता है। इसका मतलब होता है न्याय धर्म सत्य। तो ये पूरा न्याय धर्म सत्य समा जाए, ये मेरे मेरे में समा जाए, ये पूरा दर्शन समा जाए। तर्क सही समा जाए। तर्क सही समाने का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर अभी मेरे स्टेट की बात करेंगे या पूछे सनी सर आप कहाँ हैं, तो मैं बोलूंगा मैं श्रवण होने के आसपास हूँ। श्रवण होने के आसपास का मतलब है, अब दुनिया में कोई भी आ जाएगा और इससे अलग तरीके से कोई चीज मुझे बताएगा और तर्कों से इसको काटने की कोशिश करेगा तो अब संभव नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी तर्क हो चुके हैं, सकीना इसको चलाएं मत प्लीज, जितने भी तर्क हो सकते होंगे वो तर्क मैं लगा चुका हूं। अब तर्कों से कोई मुझे काट नहीं सकता। तो सबसे पहले कोई चीज कहाँ टिकेगी आखिर? वृत्ति में। तो पहले भी ये देखना है कि आप जहां कहीं भी हैं क्या वृत्ति में चीज टिकी है आपकी? अभी वृत्ति में जब तक नहीं टिकेगी तब तक इम्प्लीमेंटेशन में हम कैसे होंगे? वैडलिंग करेंगे, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी ऐसे कभी वैसे, क्योंकि ये चीज अभी वृत्ति में ही नहीं है। अभी ये चीज मेरे लॉजिक में ही नहीं समाई। जैसे मान लीजिए ऐसी स्थिति हो, एक बच्चा हो जिसको गिनती आती है, 1 2 3 4 5 6, ये करना उसको आता है। ठीक है। अब कितनी चीजें गिनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको काउंट करना पड़ता है। ठीक। क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए 10 चीजें रखेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? काउंट रखना पड़ेगा। मान लीजिए उसको 5 आम दे दें और 5 आम और दे दें, तो वो क्या करेगा? पहले 5 काउंट करेगा, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करेगा। अगर 5 और दे देंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वो ऐसे काउंट करता है। क्यों? क्योंकि उसको एडिशन नहीं पता है। अभी क्या किया, मैंने उसको एडिशन बता दिया। एडिशन मैंने बताया है, और बताने से उसने केवल सुना है। अभी एडिशन पे उसका कमांड नहीं आया है। सुन लिया है, 1 2 क्वेश्चन भी उसको लगवा दिए गए, लेकिन कमांड नहीं आया है। जब तक कमांड नहीं आएगा तब तक वो काउंट करके गिनेगा या एडिशन करने लग जाएगा? काउंट करके गिनेगा। काउंट करके ही गिनेगा। उसने एडिशन सुन तो लिया है, एडिशन के बारे में सुन लिया है, एडिशन की उसने क्लास भी अटेंड की है, लेकिन जब जोड़ने की बात आएगी तो वो क्या करेगा? एडिशन करेगा कि काउंट करेगा? काउंट करेगा। काउंट करेगा। अब यही हो रहा है, हम घर पे काउंट ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी में मेरी प्रैक्टिस है, उसी को मैंने जिया है। इसको भी जिया कहाँ है? अभी जीने में आया कहाँ है? अभी तो ये मेरा श्रवण भी नहीं हुआ। अभी तो इसका सही से श्रवण भी नहीं हुआ। अभी तो सही से ये मेरे तर्कों में नहीं आया। अभी भी अगर मेरे सामने कोई आएगा और मुझसे कोई उल्टे सीधे तर्क कर देगा तो हो सकता है मैं तर्कों में ही टूट जाऊं। तो पहला क्या हम्म। हुआ? 12 किताबें, जो इसकी 14 किताबें हैं, वो 14 किताबें पूरी की पूरी तर्क सहित मेरे पास हों। क्योंकि अभी तो हमने इस दर्शन के इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन लिया है। मतलब ये अगर पूरी मूवी है तो पूरी मूवी का एक ट्रेलर होता है, उस ट्रेलर का एक टीजर होता है। अभी टीजर भी मेरा पूरा नहीं हुआ है। क्या पूरा नहीं हुआ? जैसे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है।
ठीक है। तो अभी ये पूरा दर्शन मेरे पास पहले तर्क सहित आ जाए, इसके बाद स्थिति आती है मनन की। क्या आती है? मनन की। मनन की स्थिति आती है। मनन की स्थिति का मतलब होता है कि अब तर्क सहित तो बात बिल्कुल तय हो गई। अब क्या तय हो गई बात मेरे, कि भाई एडिशन ही करना है, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई, काउंटिंग नहीं करनी है, एडिशन ही करना है। और मेरी प्रियोरिटी में आ गया, किसमें आ गया? प्योरिटी। प्रियोरिटी में आ गया। क्या प्रियोरिटी में आ गया? कि कभी भी जोड़ने की बात होगी तो हम क्या करेंगे? एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। करेंगे, हाँ एडिशन ही करेंगे। अब हम काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी क्या एक बार में हम एडिशन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मनन का मतलब क्या नहीं। होता है? मनन का मतलब होता है अब न्याय धर्म सत्य के अनुसार जीना मेरी प्रियोरिटी में आ गया है, क्योंकि अब कोई और तरीका बचा ही नहीं है। अब तो कुछ बचता ही नहीं, बचेगा तो बचेगा क्या? कुछ बचता ही नहीं। अब तो यही तरीका है मेरे पास। तो ये तरीका हो गया। मनन के बाद जो चीज आती है उसका नाम है, क्या है? साक्षात्कार। 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 साक्षात्कार का मतलब है अब मैं करता हूं और मैं वाकई देख रहा हूं कि एडिशन हो जाता है। क्या देख रहा हूं? एडिशन हो जाता है। एडिशन हो जाता है। वाह, ये तो एडिशन हो रहा है। मतलब ये साक्षात रूप से मेरे सामने है। ये साक्षात रूप से मेरे एनडीएस सामने। को मैं देख पा रहा हूँ। एनडीएस मतलब न्याय धर्म सत्य को मैं देख पा रहा हूँ। अभी न्याय धर्म सत्य ही नहीं हमको पता है, अभी तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। साक्षात रूप इसका देख पाता हूँ। परिवार में बोनी जी, प्लीज इसका ध्यान रखें, बोनी जी इस पे हाथ में चलाएं। साक्षात्कार मैं इसको देख पाता हूँ, साक्षात रूप में मैं इसको देख पाता हूँ। इसके बाद जो आती है स्थिति वो क्या होती है? संकल्प। क्या आता है? संकल्प। अब संकल्प होता है। मतलब अब संकल्प रूप से मैं जी पाता हूं, इसको मैं जी पाता हूं। जी। ठीक। इसके बाद जो चीज आती है वो होती है अनुभव। ये अनुभव है। अब मैं अनुभव उसका कर पाता हूं। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम श्रवण से भी नीचे कहीं खड़े हैं, सुनने की स्थिति में है। किस स्थिति में है? सुनने से भी नीचे की स्थिति में। करेक्ट। तो कहने का मतलब है हम अपनी स्थिति को देखें, और स्थिति को देखने के बाद हम ये समझें कि हमको अभी जाना है। ये कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है। ये रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसको आप बोलोगे कि ये नहीं 10 साल ही लगता है, 20 साल ही लगता है, 10 करोड़ साल ही लगते हैं, 20 करोड़ साल ही लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी और आपकी स्थिति पे डिपेंड करता है। जैसे एडिशन को सीखने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। किसी एक बच्चे को पूरी जिंदगी लग सकती है, तो कोई एक बच्चा 2 घंटे में ही सीख सकता है। बात समझ में आती है? जी। ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है। तो जब यहाँ पर हम श्रवण पे स्थिति पे हैं, श्रवण की स्थिति पर हैं यहाँ पर, तो हमको भास होता है। क्या होता है? भास होता है। क्या भास होता है? अब मैं जी सकता हूं। मुझे सत्यता का, संप्रक्तता का, एनडीएस के जीने का भास होता है। ये कहाँ होता है? मन के स्तर पर, मन और वृत्ति के स्तर पर भास होता है। ठीक है। फिर चित्त के जी। स्तर पर आते आते, चित्त के स्तर पर आते आते, जब मैं मनन से ऊपर बढ़ता हूँ, मनन के ऊपर बढ़ता हूँ, तब मुझे आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है। आभास होता है। और जब मनन से ऊपर उठता हूँ, बुद्धि के स्तर पर आता हूँ, तो मुझे प्रतीति होती है। क्या होती है? और बुद्धि से ऊपर बढ़ता हूँ तो मुझे अनुभव होता है। ठीक है। ये यात्रा है जो हम लोग जीवन क्रिया में बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो हमने हमने अपनी पाचन क्रिया पढ़ी है। पाचन क्रिया पढ़ी है तो आज मेरा पेट में मैनेज कर पाता हूँ कि नहीं? हम्म। कर पाते हैं। मैंने श्वसन क्रिया पढ़ी। मैंने श्वसन क्रिया पढ़ी तो अपनी सांसों को मैनेज कर पाता हूँ कि नहीं? कर पाता हूँ। तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, मैंने लीवर सिस्टम पढ़ा, मैंने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, मैंने पांचों सिस्टम पढ़े। बट मैंने जीवन क्रिया नहीं पढ़ी। जो इन सबको चलाती है जीवन क्रिया, ड्राइवर को पढ़ाई नहीं। ड्राइवर को पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी जो हम भी समझ रहे हैं। और इसको समझने हम्म। से मुझे सही मनोविज्ञान, जिसको कहते हैं संचेतनावादी मनोविज्ञान, वहां से समझ में आता है कि आखिर मैं कैसे काम करता हूँ। यहाँ से बात निकल के आती है, तब निकल के आएगा कि भाई कैसे काम होना है। तो मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ कि आपसे काम नहीं होगा। मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि बहुत लंबी कहानी है। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि पहले मेरी दम लगनी चाहिए इसको सुनने में और समझने में। जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, और जितना इस पे बात करेंगे, जितना लोगों को बताएंगे। तो पहला काम क्या है? सुनना। सुनना। सुनने के बाद इसको तर्कों से काटना।
अपने आप जीने की प्रैक्टिस करना और बात करना अपनों से। इसीलिए क्या बात हो रही है कि फटाफट फटाफट ये हम लोग खत्म करें और एक और नया बैच बनाएं, जिसमें आपके मिलने वाले, हमारे मिलने वाले 10-10 लोग आए और ये 100-200 लोगों का बैच हो जाए, ताकि हम लोग इस पर और गहराई से बात कर पाए। जितनी गहराई से बात करेंगे, जितने क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जितने लोग आपसे पूछेंगे, जितनों को आप बताएंगे, जितना डिस्कस करेंगे, जो कोई मिल जाए आपको उससे बात करिए। बात करेंगे तो ये तर्क आपके और गाढ़े होते चले जाएंगे। एक दिन आपको समझ में आ जाएगा इसके बिना जीना नहीं होता। उस दिन आपका श्रवण होगा। मनन मतलब प्रियोरिटी में उसके बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। उससे पहले ढुलमुल की स्थिति में है। कभी तो आएगा, कभी तो नहीं आएगा। कभी तो पति सामने खड़े होंगे, उन्होंने कुछ बोला तो आपने कहा हाँ आज तो ठीक है, कल मूड खराब हुआ तो वो सब खत्म है। अब यही हो रहा होगा। किसी किसी दिन तो आपको लगता होगा मैं दर्शन के हिसाब से ठीक चल रहा हूँ, और किसी किसी दिन लगता होगा यार ये तो दर्शन सब गायब हो गया, खाली सुनने सुनाने की बातें रहेंगी, जब जीने के पे आए तो कुछ दिखाई नहीं। होता है कि नहीं होता? जी। करेक्ट, इसीलिए हो रहा है। और अभी तो हम लोगों ने पूरा सुना ही नहीं। ठीक है, और बताओ कोई क्वेश्चन? नहीं, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्लियर हुआ? चलो जी। ग्रेट। अब बताओ कोई और क्वेश्चन? तो इसी क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। काफी सारे जो मन में इतने सारे डाउट्स चल रहे थे, सारे एक आंसर से खत्म हो गए। ग्रेट। और अगर कोई किसी को पूछना हो तो पूछे, नहीं तो फिर शुरू करें सेशन। चलो शुरू करते हैं। मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पर खत्म किया था, हो सकता है मैं आगे पीछे हो जाऊं, तो मुझे बता देना ये कर चुके कि नहीं कर चुके, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे उसको, और वरना उसको पूरा कर लेंगे। नमस्कार भाजी। भैया मेरी मीटिंग चल रही है, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो बताओ भैया। जो बच्चे ग्रीन कार्ड वाले हैं। जी भैया। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है, ग्रेट। हाँ, यस सर, आ रही है। तो हमने बात किया था सत्य बराबर, सत्य बराबर मूल ऊर्जा। क्यों सत्य है? क्यों इसको सत्य बोला? केवल सुन लिया या इसको कुछ गहराई में समझा? क्यों सत्य है? सत्य का मतलब जो सदा सदा विद्यमान है, सदा सदा एक सा विद्यमान है, बदलता नहीं। जो कभी बदलता नहीं है। बदलता नहीं। सत्य की परिभाषा यही है, जो सदा एक सा है, कभी बदलता नहीं। ये तो सत्य है। और परम सत्य क्या है? और वो मूल ऊर्जा में संपन्न भीगी डूबी घिरी और जड़ हाँ गिरी चैतन्य प्रकृति। कर, ये परम सत्य है। केवल मूल ऊर्जा ही नहीं, मूल ऊर्जा में संपृक्त डूबी भीगी घिरी जड़ चैतन्य प्रकृति, ये भी परम सत्य है। ये भी कभी नहीं बदलती। ये वैसी ही है, आदिकाल से है, अंतकाल तक है, कभी न खत्म न कभी शुरू, हमेशा एक जैसी है। तो यहीं से बात निकल के आती है कि ब्रह्म सत्य है। अभी तक बात बोली जाती थी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यहां से क्या बात निकल के आई? ब्रह्म सत्य है, जगत शाश्वत है।
तो हमने देखा था भाव बराबर होने की स्वीकृति, स्थिर भाव इसी से स्थिर होते हैं, क्योंकि जब होना मेरा स्थिर हो जाता है तो मेरे भाव स्थिर हो जाते हैं, भाव स्थिर हो जाते हैं तो मेरे विचार स्थिर हो जाते हैं, विचार स्थिर हो जाते हैं तो समाधान स्थिर हो जाता है, समाधान बराबर सुख, तो मेरा सुख स्थिर हो जाता है। इसीलिए इसको सुखप्रद भी बोला, इसीलिए इसको महाभाव भी बोला। मूल ऊर्जा का एक नाम सुख भी है, सुख मतलब शुद्ध भी है, और इसी का एक नाम हमने महाभाव भी बोला। फिर देखा कि मूल ऊर्जा ही मूल ऊर्जा ही भ्रमित मानव में क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। कल्पनाशीलता का मतलब क्या है? हमारे अंदर आशा है, विचार है, इच्छा है। क्या क्या है? आशा, विचार, इच्छा। इसी को कल्पनाशीलता बोलते हैं। तो कल्पनाशीलता हमारे अंदर है, और कल्पनाशीलता की अस्पष्ट गति, मतलब आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति ही कल्पनाशीलता, मतलब उसकी कोई स्पष्ट गति नहीं। आज मुझको लगता है इस चीज की इच्छा कर लें, कल मुझे लगता है इस चीज का विचार कर लें, परसों लगता है मुझे इस चीज की आशा कर लें, समझ ही नहीं आता क्या करें, कोई स्पष्ट गति नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। क्योंकि स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, इसलिए स्पष्ट दिशा नहीं है, स्पष्ट दिशा नहीं है तो स्पष्ट गति नहीं है। तो कल्पनाशीलता तो है, लेकिन समझ में नहीं आता है कल्पनाशीलता से मैंने परमाणु बम बनाया, लेकिन मैं परमाणु बम का क्या करूं? कल्पनाशीलता से मैंने हवाई जहाज बनाया, मैं हवाई जहाज का क्या करूं? कल्पनाशीलता से मैंने सब कुछ बनाया, मैं उसका करूं तो करूं क्या, ये समझ नहीं आता। तो कल्पनाशीलता मतलब आशा विचार इच्छा, जो शक्ति है, आशा की शक्ति, विचार की शक्ति, इच्छा की शक्ति, उस शक्ति के पीछे जो कि बल एक्टिव नहीं है, उस शक्ति के पीछे जो कि बल एक्टिव नहीं है, इसी चक्कर में, इसी कारण वो अस्पष्ट गति में है। लेकिन जैसे ही इस कल्पनाशीलता में वास्तविकता का ज्ञान समा जाता है, वास्तविकता का ज्ञान मतलब होने का स्वरूप समा जाता है, जो हमने बात की थी, तीन अवस्थाएं, सॉरी, तीन वास्तविकताएं, तीन क्रियाएं और चार अवस्थाएं, जब वो मेरे में समा जाती तो इसको संज्ञानशीलता कहते हैं। तो संज्ञानशीलता मतलब कल्पनाशीलता प्लस कल्पनाशीलता प्लस वास्तविकता की समझ। कल्पनाशीलता क्या है? कल्पनाशीलता ही संवेदना के रूप में व्यक्त होती। तो संवेदनाएं और कल्पनाशीलता संज्ञानशीलता के प्रकाश में नियंत्रित रहती। अब आशा विचार इच्छा एक दिशा में चलती है, तो मेरी सारी की सारी संवेदनाएं, मेरी सारी की सारी इंद्रियाएं इसके प्रकाश में नियंत्रित रहती। बताइए, बात समझ में आती? ये बात समझ में आई? जी सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कि मेरे पास कल्पनाशीलता है ही, आशा विचार इच्छा है ही, क्यों जीना है पता नहीं होने के कारण। देखो, शादी करनी है तो क्यों करनी है? अपनी जाति में करनी है तो क्यों करनी है? आईएएस से करनी है तो क्यों करनी है? समझ ही नहीं आता। पढ़ाई करनी है, क्यों करनी है? नौकरी करनी है, क्यों करनी है? हमारे जिंदगी के जितने डोमेन हैं, उनके आगे अगर क्यों जोड़ोगे तो समझ ही नहीं आता क्यों करना है, क्यों पता ही नहीं है। क्यों पता ही नहीं है तो हम काम केवल करते चले जा रहे हैं, और हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? कैसे? क्यों के अभाव में डिसाइड कैसे होगा? क्यों पता नहीं है और हम कैसे 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 डिसाइड करें? शादी कैसे करनी है मतलब किससे करनी है? शादी कैसे करनी है मतलब कितने लोगों को बुलाना है? शादी कैसे करनी है मतलब लहंगा कौन सा पहनना है? शादी कैसे करनी है मतलब खाना कौन सा देना है? घूमना घूमना कैसे है? पढ़ाई कौन सी करनी है मतलब कैसे करनी है? अब मुझे पढ़ाई कौन सी करनी है मतलब जिंदगी कैसे जीनी है? क्यों जीनी का पता ही नहीं हो रहा है। आप सोच के देखो, जितनी भी चीजें आप डिसाइड करते हो, जितनी भी चीजें डिसाइड करते हो, हर एक चीज आप केवल कैसे डिसाइड कर रहे हो, क्यों है ही नहीं। जब क्यों नहीं पता है, देखो, बेगारी बेगारी और मेहनत में क्या अंतर है? कोई एक आदमी 12 घंटे काम करे, हम कहते हैं तुमने बेगारी की, और 12 घंटे काम करे तो हमने कहते हैं तुमने मेहनत की। क्या अंतर है दोनों में? बेगारी और मेहनत में क्या अंतर है? बेगारी वर्ड सुना है कि नहीं सुना? हाँ, सुना तो है। तो बेगारी किसको बोलते हैं? लखैरा किसको बोलते हैं? आवारा किसको बोलते हैं? क्या आवारा काम नहीं करता, दिन भर काम कर रहा है, उसको आवारा बोलते हैं। और एक आदमी दिन भर काम कर रहा है, उसको कामकाजी बोलते हैं। या एक को बोलते हैं तुम बेगारी कर रहे हो, एक को बोलते हैं तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। क्या अंतर है दोनों में? जो बेगारी करता है उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। करेक्ट। जहां लक्ष्य नहीं होता है वो बेगारी होती है। लक्ष्य का मतलब मुझे पता हो क्यों कर रहे हैं,
तो भैया बताओ कौन कौन बेगारी कर रहा है? सभी कर रहे हैं सब। सभी बेगारी कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। अभी अपने पति से पूछोगे जाके वो सीए क्यों कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। आपसे पूछो आपने शादी क्यों किया, वो कुछ नहीं पता, केवल क्योंकि लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। किसी से पूछो स्कूल क्यों चला रहा, कुछ नहीं पता। किसी को बोले फिर हम लोगों ने देखा ही था इससे पहले कि डर लालच आस्था से चल रहा है काम। डर लालच प्रलोभन से कर रहा है, कोई स्कूल प्रलोभन में चला रहा है, कोई सीए प्रलोभन में है, कोई 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 डॉक्टर प्रलोभन में है, तो कोई डर से कर रहा है, कोई आस्था से कर रहा है, कोई कारण से कर रहा हो, कोई लक्ष्य से कर रहा हो, ऐसा नहीं। लक्ष्य भी मेरा किस में समाया है? लक्ष्य भी मेरा प्रिय हित लाभ में समाया है। आगे हम लोग समझेंगे उसको बहुत गहराई से। तो क्या समझ में आता है? जब मुझको ये पता हो कि भाई मुझे जिंदा ही क्यों हूं, जैसे ही मुझे समझ में आता है मैं जिंदा ही क्यों हूं, तो इस क्यों के प्रकाश में पढ़ाई समझ आती है, इस क्यों के प्रकाश में लड़ाई समझ में आती है, इस क्यों के प्रकाश में सब कुछ समझ में आता है। इस क्यों के प्रकाश में समझ में आएगा, उससे पहले कैसे समझ में आएगा? इससे पहले अगर हमने क्यों बनाए भी, तो पढ़ाई का क्यों कहीं और जा रहा है, शादी का क्यों कहीं और जा रहा है, घूमने का क्यों कहीं और जा रहा है, सामान लाने का क्यों क्यों कहीं और जा रहा है। मेरी जिंदगी में ही 50 क्यों चल रहे हैं। अगर क्यों किसी ने सोच भी किसी ने लिया क्यों, तो वो भी 50 क्यों है, और डेली ही क्यों बदल रहे हैं। तो मेरी ही जिंदगी में अंदर से इंटरविरोध आ रहा है। कल मेरा क्यों कुछ और था, आज मेरा क्यों कुछ और है। बच्चे को पालने का क्यों कुछ और है, ऑफिस जाने का क्यों कुछ और है, शादी करने का क्यों कुछ और है, शादी में किसी की जाने का क्यों कुछ और है, शाम को मूवी देखने का क्यों कुछ और है। हमारे ही जिंदगी के क्यों सुबह से शाम तक बदल रहे हैं। तो ये सारे क्यों किसी एक क्यों के लक्ष्य में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एक लक्ष्य में होने चाहिए। सारे क्यों एक लक्ष्य के अर्थ में होने चाहिए, और वो एक लक्ष्य नहीं है तो फिर सारे क्यों क्या आ जाते हैं? सारे क्यों आते हैं, और सारे क्यों को पूरा करने के लिए मानव के पास कल्पनाशीलता है, आशा विचार इच्छा है। तो वो आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति हो जाती है, क्योंकि क्यों पता ही नहीं। अब मुझे पता ही नहीं हो, आपको पता चले, आपको पता चले कि आपके चाचा शहर में कहीं आए हैं। अब आपके चाचा शहर में कहीं आए हैं और आपको मिलने जाना हो, तो क्या ही करेंगे आप गेस करोगे कि हो सकता है चाचा मामा के घर गए हों, तो कल्पनाशीलता मामा के घर के विचार बनाएगी। फिर आप सोचो नहीं, वो हो सकता है फूफा के घर गए हों, तो कल्पनाशीलता फूफा के घर के प्लान बनाएगी। तो ऐसे ही हम न जाने किसके किसके घर के प्लान बना ही रहे हैं। कल्पनाशीलता है तो प्लान बनाएंगे ही बनाएंगे। कल्पनाशीलता है, चित्त है आपके पास, कल्पनाशीलता है तो चित्त से योजनाएं बनेंगी, वृत्ति से विचार आएंगे, मन से आशा होगी, उसको आप रोक नहीं सकते। तो आशा विचार इच्छा, इसको ये पता ना हो वास्तविकता का ज्ञान कि चाचा जी कहाँ हैं, तो चाचा जी कहाँ है पता ना होने पर ये जो भी बनाएगा वो बेगारी ही होगी, और वही बेगारी चली रही है। तो कल्पनाशीलता की अस्पष्ट गति है, जिसको संज्ञानशीलता के प्रकाश में नियंत्रित किया जाता है। संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं क्योंकि वहां पर वास्तविकता का ज्ञान होता है। तो बात यही निकल के आई, अगर हमारा एड्रेस ही गलत है, अगर हमारा एड्रेस गलत है, तो हम कितनी मेहनत करें और कितने किलोमीटर चलें और कितने दिन मेहनत करें कि हम पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। तो ऐसी ही मेहनत हम लोग दिन रात कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम ऐसी ही मेहनत चल रही है। इसका अगर श्रवण हो जाए, इसका सही से श्रवण हो जाए, ये श्रवण नहीं होगा एक्चुअली, इस चीज का सुनना हो जाए और इस चीज की समीक्षा हो जाए, तो अब श्रवण के लिए तैयार हो जाएंगे। ये समीक्षा जिसकी नहीं होती है वो श्रवण के लिए तैयार भी नहीं होता, सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता। यही चीज है जो चाहना करना पाना तीनों को लाइन में लगाता है और आपकी पात्रता को बढ़ाता है। इस चीज को समझ में आने से कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेगारी है, तो जैसे ही ये बेगारी समझ में आती है, तो ये जो पहले 7 दिन है, ये जो पहले 7 दिन होते हैं जिसको हम 7 दिन बोलते हैं, 7 दिन का होता है परिचय शिविर जो आपके साथ लंबा चल गया। लंबा इसलिए चल गया, वो 7 दिन लगातार होता है आपके साथ, 2-2 घंटे करके होता है। 2-2 घंटे करके होता है तो बहुत सारी रिकैप भी करना पड़ जाता है, लेकिन अच्छा है 2-2 घंटे का हो रहा है तो हम स्टेबल होते हुए चल रहे हैं। तो ये 7 दिन या जो पहला राउंड आपके साथ है वो केवल इस कारण से है, इसका उद्देश्य केवल एक ही है। और इसको अच्छा बुरा एक ही उद्देश्य से बोलेंगे कि हम ये बोले कि अब मैं सुनने के लिए तैयार हूं, कि हाँ ये चीज सुनने लायक है, बस केवल इतना ही इसका है। अभी फॉलो बहुत दूर है, प्रैक्टिस बहुत दूर है। अभी ऐसा नहीं, इसका मतलब नहीं, दूर का मतलब मुझे करनी नहीं, आज ही से मैं शुरू करूंगा, उसमें कमांड बहुत दूर है। अभी बात इतनी है कि मुझे सुनने लायक है। फिर ये हम लोग 1 बार करेंगे कि 2 बार करेंगे कि 10 बार करेंगे, वो डिपेंड करेगा मेरी अपनी क्षमता पर, कि मेरी अपनी क्षमता कितनी है, मेरी अपनी पूर्व की तैयारी कितनी है, मेरे अपने संस्कार कैसे हैं, और मैं कितनी बार में इसको स्वीकार कर लेता हूँ। फिर जब श्रवण हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी केवल इतना पता चल जाए कि मेरे पास कल्पनाशीलता की अस्पष्ट गति है, और वास्तविकता का ज्ञान लेने के लिए मैं तैयार हूं। ये आपकी जीत है। तुमको ये भी पता होना चाहिए ना कि पहली मंजिल की जीत क्या है।
दूसरी मंजिल की जीत क्या है, तीसरी मंजिल की जीत क्या है। ऐसा तो नहीं है कि पहली मंजिल में खड़े होकर ही 10वीं मंजिल की जीत के बारे में कल्पना कर रहे हैं, और पहली से लेकर के 9वीं मंजिल की जीत मुझे जीत ही नहीं लगती, और 10वीं मंजिल पे पहुंचने के बाद मुझे 20वीं मंजिल दिखने लग जाती है। और ऐसे ही पूरी जिंदगी हम किसी और मंजिल की तलाश में होते रह जाते हैं, और यही सोचते रह जाते हैं कि कल कुछ अच्छा होगा। हाई स्कूल में थे तो इंटर में कुछ अच्छा होगा, इंटर में थे तो बीए में कुछ अच्छा होगा, बीए में थे तो शादी होगी कुछ अच्छा होगा, शादी थे तो बच्चा होगे कुछ अच्छा होगा, बच्चा हो गया तो उसकी पढ़ाई होगी कुछ अच्छा होगा, उसकी पढ़ाई होगी तो उसकी शादी होगी कुछ अच्छा होगा, फिर उसके बच्चे होके कुछ अच्छा होगा। अच्छा हो रहा है कि अच्छे होने की कल्पना में हम जी रहे हैं। तो इसका मतलब है सर जो आज, अभी तो सर कल्पना में ही जी रहे हैं सब लोग। तो क्यों? क्योंकि हमको अपनी वास्तविक स्थिति नहीं पता है। हमको ये नहीं पता है कि किस स्थिति पे हम खड़े हैं और उस स्थिति के मापदंड क्या है, और उस स्थिति पर मैं विजय कर गया हूं, इसको मैं कैसे मापूं। इसी को कहा सत्यता का मूल्यांकन, भ्रम की समीक्षा और सत्यता का मूल्यांकन। अब आप सत्य के रास्ते पर हैं, तो इस पहले चरण, जो पहला चरण हम लोग कर रहे हैं, इससे क्या निकलेगा उसका मूल्यांकन करना है। तो इससे क्या निकल के आना चाहिए, इससे इतनी बात निकल के आना चाहिए कि भाई ठीक है, बात तो नहीं बन रही है। पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए कि बात तो नहीं बन रही है। अब हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये भक्ति विरक्ति वाले रास्ते पे बात नहीं बनेगी, ये सुविधा संग्रह वाले रास्ते पे बात नहीं बनेगी। तो ये इस पे चाहे कितना भी आगे चलते चले जाएं, एक तरफ हमने वो भी देखा है जिसने भक्ति विरक्ति में अपने कपड़े उतारे हैं, और एक हमने वो भी देखा है जिसने सुविधा संग्रह में पूरे देश पे कब्जा किया है। दोनों की बात नहीं बनी। तो वो या तो वो करके देखें, या दूर से ही अंदाजा लगा ले कि हाँ भाई बात तो नहीं बन रही, समीक्षा कर लें, क्योंकि मानव समीक्षा कर ही सकता है। 10,000 सालों की समीक्षा वो 1 मिनट में कर सकता है। हमें 10,000 सालों की समीक्षा करने के लिए 10,000 साल जीने की जरूरत नहीं। 10,000 साल देखकर हम 10,000 साल की समीक्षा 1 घंटे में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, आज के दौर में कर सकते हैं। हम अकबर से लेकर के, बाबर से लेकर के, हुमायूं से लेकर के और गांधी तक के पूरे युग की समीक्षा 10 मिनट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। तो हाँ। हमको 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 1,000 साल जीने की जरूरत नहीं, तो हम समीक्षा कर ही सकते हैं। उस समीक्षा के बाद मुझको समझ में आता है कि ऐसे जीना नहीं होता। पहली उपलब्धि मेरी। दूसरी उपलब्धि कि इसको सुना जाना चाहिए। ये ठीक होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, इससे जीना होगा मुझे होगा नहीं पता, बट हाँ भास जैसा तो कुछ लग रहा है, कुछ कुछ भास जैसा तो लग रहा है, कुछ कुछ लग रहा है, बात तो ठीक बोल रहे हैं, लॉजिक में उतर रही है, इसको सुना जाना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके साथ हो गई हैं, तो फिर आप मिठाई बांटिए, आपका पहला चरण बहुत सक्सेसफुली क्रॉस हो चुका है। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब बताओ मुझे, ये पहला चरण क्रॉस हुआ कि नहीं क्रॉस हुआ? चल रहे हैं सर, सुन रहे हैं लगातार। क्या दो, पहला चरण क्या था? कि सुनना चाहिए, श्रवण होना सुनना चाहिए। चाहिए, सुनना चाहिए। और जैसे हम अभी जी रहे हैं उससे बात नहीं बन रही है, ये दो चीजें हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप आगे रास्ते पे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। देखो, वो स्थिति आ जाए, वो स्थिति आ जाए कि अर्जुन बोले कि गांडीव नहीं उठ रहा है, तो वो तैयारी है। इसे ज्ञान नहीं आ गया, इसे तैयारी, इसे सुनने की तैयारी। ठीक है ना? तो सुनने की तैयारी में आ जाए, ये पहली स्थिति। और ये पहली स्थिति ही, पहले पहले चरण की ये पहली स्थिति ही बहुत सक्सेसफुल होती। और बहुत से लोगों की ये पहली स्थिति ही गीता 10-10 शिविर, 5-5 शिविर, 4-4 शिविर करने के बाद भी लोगों की नहीं आती। 5-5 शिविर तक, 4-4 शिविर तक लोग विरोध ही करते रह जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता बोला क्या जा रहा है। वो अपने आप को ही जस्टिफाई करते रह जाते हैं, वो यही बोलते रह जाते हैं, यही बोलते रह जाते हैं कि अपने, देखो पहले भी हम लोग की बात हुई थी, इस पूरे दर्शन को समझने के लिए मुझे अपने लॉजिक को अपग्रेड करना है। ये दर्शन मेरे लॉजिक में नहीं आएगा, मुझे अपने लॉजिक को बढ़ाना पड़ेगा दर्शन के हिसाब से, वास्तविकता के हिसाब से। और होता ही ऐसा है, मैं जब चेस सीखने जाता हूँ, तो चेस मेरे लॉजिक में थोड़ी ना आता है, मैं अपने लॉजिक को बढ़ा करके चेस जैसा बनाता हूँ, चेस के बराबर करता हूँ। तो बहुत से लोग अपने लॉजिक को बढ़ाना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं जो मेरी आज तक की समझ है उसमें दर्शन को फिट करो। मैं गीता पढ़ के आया हूँ, मैं अष्टावक्र पढ़ के आया हूँ, मैं कुरान पढ़ के आया हूँ, मैं जवारी पढ़ के आया हूँ, मैं ये पढ़ के आया हूँ, मैं वो पढ़ के आया हूँ, उसमें फिट करो इस दर्शन को। मतलब वो अपनी अपनी चीज को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, अपनी समझ को। दूसरे कौन होते हैं? दूसरे वो होते हैं जो इस दर्शन को किसी समस्या के समाधान के फ्रेम में सुनते हैं।
वो कहते हैं मेरी समस्या ये वाली है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, पति बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, ये नहीं होता, पड़ोसी नहीं सुनते। वो किसी एक समस्या के की नजर से इस पूरे दर्शन को सुनते हैं, तो केवल वही वही सुनते हैं जहां पर उनकी वाली बात हो रही होती, बाकी वो बात सुनते ही नहीं। तो ऐसा करते हुए लोगों को 5-5 शिविर लग जाते हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि दर्शन बोल क्या रहा है। ये दर्शन किसी बीमार व्यक्ति के लिए नहीं, ये दर्शन किसी भी उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो अपनी समस्या का समाधान सीखने बोलने के लिए यहाँ आया है। ये दर्शन पढ़ाई की तरह है, ये शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था किसी समस्या का समाधान नहीं, शिक्षा व्यवस्था समाधान है जिसके प्रकाश में कोई समस्या आती नहीं। शिक्षा किसी समस्या का समाधान नहीं, और किसी समस्या का समाधान होता भी नहीं। समाधान होने से समस्या दिखती नहीं है, होती नहीं है, आती नहीं है, प्रकट होती नहीं। तो हम जब इसको किसी समस्या का समाधान मान लेते तो मेरा सुनना नहीं होता है। तो सुनना कैसे है? सुनना कैसे है? दर्शन जैसा बोला जा रहा है वैसे उसको सुन पाऊं, मैं उसको मूल रूप में सुन पाऊं, मैं उसको मूल रूप में समझ पाऊं, मैं जो बोला जा रहा है उसको वैसा समझ पाऊं। समझने की परिभाषा हमने देखी थी, वो हो जाएगा तो इसका मतलब पहला चरण मेरा क्लियर हो गया। बताओ क्या समझ आया? सर आप जो बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली बचपन की प्रैक्टिस है। सेलेक्टिव स्टडी करने का आदत सबको होता है, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं लोग। एंड हम्म। होता क्या है, पूरा सिलेबस कोई नहीं पढ़ता है, ध्यान वहीं करेक्ट, जाता है जहां उनके जिनको इम्पोर्टेंट लगता है। करेक्ट, 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 तो ये एक बचपन की कंडीशनिंग है जिसको हाँ छोड़ने की कोशिश हो रही है, बट फिर भी मतलब कॉन्शियसनेस है उस तरफ कि नहीं वो हो रहा है, करेक्ट। प्रॉब्लम जा रही है उधर। और ये छूटने में जो समय लग जाए, और अगर मेरा छूटेगा तो मैं अपने बच्चे को भी बता पाऊंगा बेटा मैथ्स पढ़नी है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। और मैथ्स भी नहीं पढ़नी है, मेथड पढ़ने। मेथड पढ़ लोगे तो मैथ समझ में आ जाएगी, मैथ समझने से मेथड समझ नहीं आते। तो बच्चे की पढ़ाई को भी बदलना है, टोटलिटी में पढ़ने की आदत ही नहीं है, वो 100 मार्क्स के लिए पढ़ने की आदत है। खैर, क्या ही बात करें, एजुकेशन सिस्टम की जितनी भी करोगे वो कम ही पड़ेगी। तो बहुत बेड़ा गर्क किया है, बहुत बेड़ा गर्क किया है, बट ठीक है, हम लोग मिलके कुछ और सही करेंगे, कम से कम अपने बच्चों का तो कर ही सकते हैं, है ना? और धीमे धीमे करके और भी बदलेंगे। खाना बना लो। हम्म। चलूं आगे। फिर हमने ये देखा कि ज्ञान अनुभव काल में आनंद के रूप में प्रकट है, अनुभव काल में आनंद के रूप में है, विचार काल में समाधान के रूप में है, व्यवहार काल में न्याय के रूप में है, और व्यवसाय काल में नियम के रूप में है। ये चार ही हमारे आयाम हैं, इन चार के अलावा हम कहीं और रहते नहीं। या तो हम विचार मतलब में मैं रहेंगे, भी किसी की डायरी सेट करके रख दी, मैं कह गई इसे, और जो नहीं। इन चार ही हमारे आयाम हैं, हम इन चार आयाम में ही रहते। या तो अनुभव आयाम, या तो विचार आयाम, या व्यवहार आयाम, या व्यवसाय आयाम। इन चार आयाम में कैसे मुझे काम करना है ये मुझे ज्ञान मतलब इस से समझ में आता है। यहाँ तक हम लोग हो गए थे। आगे देखते हैं। अस्तित्व में ये भी बात हम लोगों ने कर ही ली थी, शायद आई आई गेस हम लोगों ने कर ली थी। अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में प्रकट है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है, अस्तित्व नित्य प्रभावी है, अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है, चार अवस्थाओं के रूप में प्रकट है, सभी इकाइयां अपने निश्चित आचरण के साथ हैं। मानव में भी निश्चित आचरण की प्यास है, बनी ही हुई है। और एक मानव तभी अपने पर विश्वास कर पाता है, एक मानव तभी दूसरे पर विश्वास कर पाता है जब उसका निश्चित आचरण होता है। ये बात समझ आती? आज भी हमको किसी से निश्चित आचरण की ही प्यास होती है, अपने से भी निश्चित आचरण की प्यास है, दूसरे से भी निश्चित आचरण की प्यास है। होता है कि नहीं होता है? जी सर, एब्सोल्युटली। करेक्ट। यहाँ से हमको समझ में आता है कि अस्तित्व में समाधान से सुख है, इसको शायद हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था। वस्तु से सुख नहीं है, समाधान से सुख है। समाधान का मतलब है किसी व्यवस्था में ही समाधान आता है, व्यवस्था के बिना समाधान कैसा? जब मुझे कोई व्यवस्था समझ में आती है, व्यवस्था में मुझे क्यों और कैसे के उत्तर समझ आते हैं, वही समाधान। और जब मुझे संपूर्ण व्यवस्था समझ में आ जाती है तो संपूर्ण क्यों कैसे के उत्तर मिल जाते हैं। तो बड़ी व्यवस्था से छोटी व्यवस्था, छोटी व्यवस्था बड़ी व्यवस्था में सहभागी है, उससे छोटी उससे बड़ी व्यवस्था में सहभागी है। तो समझ में आता है कि समाधान से सुख है, सुविधा से सुख नहीं है, साधन से सुख नहीं है। साधन सुख बन जाते हैं, सुविधा सुख बन जाती है जब वो किसी लक्ष्य में समर्पित होते हैं, लक्ष्य के अर्थ में होते हैं। ये बात हम लोग पिछले सेशन में बहुत ज्यादा कर चुके हैं। ये बात समझ में तो आ गई थी ना लास्ट सेशन में? आई थी समझ में लास्ट सेशन में ये बात?
सर मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ। लास्ट सेशन में तो तुमने किया नहीं था साथ में। नहीं सर, आपके साथ है, हर सेशन में है, बट एक सेशन में मुझे लगता है कि मुझे उतनी क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो जो आपके जो हॉस्टल वाले शिविर हैं उनको सुनने के बाद थोड़ी सी क्लियरिटी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, समाधान से सुख, फिर हमने देखा श्रम से समृद्धि। श्रम से समृद्धि होती है, इसके बाद ही बात बनेगी। आधा घंटा, हाफ एन आवर, हम लोग हाफ एन आवर और रहेंगे केवल। जाना है एजुकेश, मैं 4:30 पे खाली हूँ, अगर कोई काम नहीं है तो चलो। एजुकेश, हाँ ओके। हाँ तो समाधान से सुख देखो, रिकॉर्डिंग देखते रहेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक सेशन, ये बिल्कुल 100% बात है कि एक सेशन एक बार में समझ नहीं आएगा। तो बात हुई थी श्रम से समृद्धि। समृद्धि का मतलब समझ में आता है? क्या? हाँ, आवश्यकता से अधिक होना। देखो, हमको ये बात बहुत साफ समझ में आती है। हमको अब ये बात समझ में आती है। यहाँ पर जरा मैं ऑन करूँ बोर्ड को, वाइट बोर्ड फिर से ऑन करूँ, न्यू वाइट बोर्ड। हमको ये बात बहुत साफ साफ समझ में आती है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ। ठीक है, अब तो बात समझ में आती है। मैं कौन हूँ? संयुक्त रूप, दोनों को मिला के मैं हूँ। अब क्या दोनों की आवश्यकताएं एक होंगी कि अलग होंगी? अलग 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 होंगी। होंगी। तो जीवन की आवश्यकता क्या है? जीवन की आवश्यकता है, क्या है जीवन की आवश्यकता? इसकी चाह में, इसकी चाह में सुख शांति संतोष आनंद कैसे आता है? अभी क्या कर रहा है जीवन? अपने आप को क्या समझ रहा है? मैं कौन हूं? शरीर हूं। अपने आप को शरीर हूं, तो सुख कहाँ पाने की कोशिश कर रहा है? शरीर से। सुख कितना चाहिए? सीमित चाहिए कि असीमित चाहिए? सुख कैसा चाहिए? देखो, बोलेंगे नहीं तो बात नहीं। सीमित। असीमित चाहिए, असीमित चाहिए, असीमित चाहिए। और मैंने अभी तक क्या माना है? अभी तक मैंने क्या माना है? मैंने अभी तक की समीक्षा मेरी क्या हुई है? साधन से सुख, साधन, साधन से सुख, साधन से सुख। सुविधा से सुख। ठीक, और यही तो हुई मेरी। सेवा। या फिर इंद्रियों से सुख। ठीक, इंद्रियों से सुख,
यही तो हुआ मेरा, मतलब हमने अभी तक शरीर से ही तो सुख की कल्पना की। शरीर से क्या, शरीर से परमानेंट सुख मिल सकता था जीवन को? नो सर। नहीं मिल सकता था। शरीर से परमानेंट नहीं मिल सकता था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमने जो कुछ भी किया वो सब संवेदनहीनता में गया। किसमें गया? क्योंकि संवेदनहीनता में। कितना हम लेंगे, जब हमको अनलिमिटेड चाहिए होगा तो किसी का छीनना ही पड़ेगा। तो जो कुछ भी हुआ कहाँ चला गया, वो सब संवेदनहीनता में चला गया। सम, तब हम संवेदनहीनता में चले गए, और शरीर से सुख पाने की इच्छा में हम जो भी करेंगे वो संवेदनहीन हम हो ही जाएंगे। या तो हम समझौता करेंगे, क्या करेंगे? समझौता। या तो हम समझौता कर लेंगे। क्या समझौता कर लेंगे? सुख दुख साथ साथ हैं, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है। समझौता कर लेंगे और हम कहेंगे ठीक है यार, ठीक है यार, अब थोड़े में ही जी लेंगे। और जिसने समझौता नहीं किया वो कहेगा नहीं मैं समझौता नहीं करता, जिंदगी तो एक बार मिली है, मैं तो लूंगा। और मैं लूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो ना पिता की सुनेगा, ना बेटे की सुनेगा, ना पड़ोसी की सुनेगा, ना मोहल्ले की सुनेगा, ना देश की सुनेगा, ना समाज की सुनेगा। वो तो बस लेगा, क्या लेगा? साधन सुविधा इंद्रियां। इनको लेने से उसको कुछ मिलेगा? मिलेगा तो उसको भी नहीं, लेकिन हाँ संवेदनहीन होकर के वो पूरे अस्तित्व को, पूरी प्रकृति को जरूर खराब कर देगा। और यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। यही हो रहा है। तो हमको क्या समझ में आता है, ऐसे ही होने से सुख की जगह दुख मिलता है, शांति की जगह शांति मिलती है, संतोष, शांति की जगह शांति मिलती है, संतोष की जगह संतोष मिलता है, और आनंद तो बुद्धि में होता ही नहीं, उसकी क्या ही बात करोगे। अब हमको ये समझ में आता है, इसके 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 लिए जीवन शरीर चलाता है, इसको पाने के लिए ही जीवन शरीर चलाता है। और शरीर चलाता है, जैसे ही मुझे ये समझ में आता है कि मैं जीवन हूं और शरीर हूं, अस्तित्व को जानता हूं, और मुझे अस्तित्व की व्यवस्था के हिसाब से काम करना समझ में आता है, उसी को कहते हैं समाधान। क्या कहते हैं? समाधान। एक बार फिर से रिपीट करिए सर। इसकी चाह में, सुख शांति संतोष आनंद की चाह में जीवन शरीर को चलाता है। और जब जीवन को ये समझ में आता है मैं शरीर हूं, और शरीर समझ में आते से जब वो काम करता है तो ये सब चीजें निकल के आती हैं, इनको कहते हैं समस्या। क्या कहते हैं? समस्या। यही आजकल चारों तरफ दिख ही रही है मुझको। ठीक है, हम्म। ये चारों ठीक है। तरफ दिख रही है। यस सर। जब जीवन शरीर को चलाता है इसी की चाह में, और शरीर को, जीवन को ये समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, अस्तित्व क्या है, इससे मुझको ये समझ में आ जाता है कि ये चीजें कैसे पाएंगी, कैसे हम इसको पाएंगे, मतलब उसको जिंदा रहना भी समझ में आ जाता है, शरीर को कैसे चलाना है ये भी समझ में आ जाता है, जीवन कैसे जीना है ये भी समझ में आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? समाधान। इसको समाधान कहते हैं। तो सुख कहाँ से आता है? समाधान से सुख है। हम्म। ठीक, समाधान से। हम किससे सुख चाह रहे हैं? साधन सुविधा साधन इंद्रियों से सुविधा। चाह रहे हैं। इनसे चाह रहे हैं तो क्या निकल के आ रही है? समस्या निकल के आ रही है, समस्या। और या तो समझौता निकल के आ रहा है। हम्म। यही निकल के आ रहा है। समाधान जब है तो निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति किसी ना किसी परिवार में रहेगा ही रहेगा। जब समाधान होगा उसके पास, समाधान होगा तो उसको पता होगा मेरी जरूरतें कितनी हैं, तो उसके अंदर, उसके पास शिकायत मुक्ति होगी, और उसके पास समृद्धि होगी। समृद्धि मतलब अब उसके पास आवश्यकता से अधिक होगा। जब आवश्यकता ही नहीं पता तो आवश्यकता से अधिक कैसे होगा? तो समृद्धि समाधान के बाद ही आती है। जब तक समाधान नहीं तब तक समृद्धि कैसे आ सकती है? समाधान नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्यों जीना है। समाधान का मतलब मुझे ये पता है क्यों जीना है और कैसे जीना है। क्यों और कैसे जीना है के उत्तर को ही समाधान कहते हैं। ये पता होगा तभी तो पता चलेगा कितना चाहिए। अभी क्यों और कैसे नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ कितना चाहिए, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, कैसे डिसाइड करूं मैं कितना चाहिए? ये डिसाइड हो जाएगा कितना चाहिए, तो उससे ज्यादा कैसे आएगा? मेरी मेहनत से आएगा, मेरे श्रम से आएगा। ये पापा के उधार से नहीं आएगा, ये बाबा के संपत्ति से नहीं आएगा, क्योंकि तब डर रहेगा मुझे कि बाबा की संपत्ति से अगर 1,000 करोड़ भी आ गया वो चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा श्रम, मेरे पास ऐसा श्रम है कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक अर्जन करने की मेरी निरंतरता है, कि मैं आवश्यकता से अधिक निरंतर अर्जित कर सकता हूं, इससे क्या आती है? समृद्धि। इससे आती है शांति। ओके। ठीक है, फिर जब समाधान आता है, समृद्धि आता है, इसके बाद हम पहुंचते हैं क्या है भाई, हर एक आदमी है, जब सारे परिवार ऐसे होंगे, सारे ही परिवार ऐसे होंगे, तो समाज में क्या आएगी? अभयता। अभयता आती ही आती है, चाहिए ही चाहिए, आज भी सबको चाहिए। लेकिन तब एक आदमी जो समाधानित है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा ही करेगा। हम लोग अपने आप को रेप्लिकेट करने की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर बैठ के, कि हम लोग अगला बैच करेंगे जिसमें हम चाहेंगे सब लोग आए इसमें। तो ऐसे करेंगे तो परिवार रेप्लिकेट होंगे, तो क्या आता है?
अभयता, सब। अभयता आती। और चौथा इसके बाद क्या आता है, जब ऐसे ही सारे परिवार जीने लगेंगे तो पूरे अस्तित्व में क्या आएगा? संतुलन। सह अस्तित्व, वही संतुलन है। तो ये हो गया जीवन लक्ष्य। ये क्या होगा? जीवन लक्ष्य। और ये हो गए क्या? ये हो गए मानव लक्ष्य। मानव मतलब जब जीवन मानव शरीर में आ गया तो ये मानव लक्ष्य हो गए। ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो अभी तो नहीं पता था क्यों जीना है, तो क्यों जीना का मतलब क्या हुआ? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए जीना है। और समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व से जो चीज निकल के आएगी वो क्या होगी? क्या होगी? मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जो निकल के आएगी वो होगी सुख, शांति, संतोष, आनंद। या अच्छा, कहेंगे जीवन पूरी, लक्ष्य। हाँ हाँ, जीवन हम्म। लक्ष्य। ठीक है, इससे निकल के आएगी चीज होगी। बात समझ में आती? तो कहाँ पर आए हम यहाँ पर आए। अस्तित्व में क्या है? समाधान से सुख है। क्या है? समाधान से सुख। और श्रम से समृद्धि। समृद्धि का मतलब आवश्यकता से अधिक अगर पड़ोसी का होगा उससे बात नहीं बनेगी। मतलब मुझको अपना श्रम, अभी तक क्या होता रहा, अभी तक कैसे चलता रहा कि हमारा पूरा का पूरा समाज, एक समाज, एक लोग थे जो कमाने के लिए लगे रहे, एक लोग थे जो ज्ञान के लिए लगे रहे। ज्ञान वाले लोगों ने कमाया नहीं और कमाने वाले लोगों ने ज्ञान नहीं पाया। जो कमा रहे थे कह रहे थे ज्ञान मेरा काम थोड़ी ना है, ज्ञान तो उनका काम है। और जो ज्ञान ले रहे थे वो कह रहे थे कमाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो ज्ञान लेना है। तो क्या हुआ? कमाने वाले ने कभी ज्ञान की नहीं तरफ नहीं देखा, ज्ञान वाले ने कभी कमाने की तरफ नहीं देखा, इसीलिए हमारी व्यवस्था कभी पूर्ण हो ही नहीं पाई। बाबा करोड़पति को ढूंढता रहा, करोड़पति बाबा को ढूंढते रहे। हर करोड़पति बाबा को ढूंढता है और हर बाबा किसको ढूंढता है? करोड़पति को। क्या उपयोगिता पूरकता है? आप समझो, अरे भाई जो ज्ञान लेगा वो परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? जिसने ज्ञान ले लिया वो परफॉर्म करने के लिए समाज में है नहीं, और जो समाज में परफॉर्म करने के लिए है वो ज्ञान लेना नहीं चाहता। तो बताओ बात कैसे बनेगी? बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो इसका मतलब है अपना कमाना है और अपना ज्ञान लेना है और अपना जीना है। यहाँ पर कोई आपके लिए देगा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। श्रम से समृद्धि है। ठीक है, समझ में आई बात? ये सब। ठीक है, तीसरा क्या निकला? सुविधा से सुख नहीं। बात समझ में आती है? सुविधा से सुख नहीं, ये बात क्लियर हो गई अब? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? या डाउट है इसमें भी कोई? सुविधा से सुख नहीं है, इस चीज में कोई डाउट बचा है क्या? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। चौथा क्या है? सुख से सुविधा नहीं। ये भी क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे ही हम कहते हैं सुख से सुविधा नहीं तो आदमी कहता है फिर तो त्याग के चलो। भैया सुविधा से सुख नहीं है तो सुख से सुविधा भी नहीं है। शरीर है तो शरीर को सुविधा चाहिए। शरीर है तो 50 डिग्री टेम्परेचर में थोड़ी ना रहेगा भैया। उसको एक मकान चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको सही से सोना चाहिए, उसको एक बेड भी चाहिए होगा, उसको लाइट भी चाहिए होगी, उसको एक टेबल भी चाहिए होगा लिखने पढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या है? जब लोगों ने जैसे ही समझा कि सुविधा से सुख नहीं, तो लोगों ने क्या बोला? अब तो पहाड़ों पे चलो। और फिर सुविधा का करने क्या है, वो ये भूल गए व्यवस्था है, और व्यवस्था तो सामान से ही आएगी भैया। तो शरीर की व्यवस्था है, शरीर को भी सुविधा ही चाहिए होगी, सामान ही चाहिए होगी। पर जो मानवकृत व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, अब शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? अगर किताब नहीं होगी, कॉपी नहीं होगी, पेन नहीं होगी, क्लासरूम नहीं होगी तो क्या करोगे? तो ये बोला कि सुख से सुविधा नहीं है, सुविधा से सुख नहीं है तो सुविधा ही छोड़ दे। भैया सुविधा से सुख नहीं है तो सुख से भी सुविधा नहीं, इसका मतलब आवश्यकता तय करनी थी, छोड़ना नहीं था। अब अगर मैं एक स्कूल चलाता हूँ तो मेरे बताओ 25 क्लासरूमों की आवश्यकता है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस सर है। तो 25 क्लासरूमों की आवश्यकता है तो उसके लिए उतना पैसा है। अब मुझे ये पता चल जाए कि पैसा कितना कमाना है और क्यों कमाना है। अभी तक ये नहीं पता है कितना कमाना है और क्यों कमाना है। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं आगे चल के एक ऐसा बैच बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिस बैच में मैं सब लोगों को लेके आऊं, तो सब लोगों को लेके आऊंगा, उसके कुछ मॉनेटरी एक्सपेंसेस होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे। जैसे मैं भी अभी सुखमीत की चैट पढ़ रहा था। सुखमीत, सुखमीत बोल रही है क्या? सुखमीत माइक ऑन करो जरा। जी सर। हाँ, मतलब नाम नहीं लेंगे, जिसने भी बोला होगा नाम नहीं लेंगे। जैसे क्या हुआ,
कि सुखमीत ने किसी से पूछा कि सर आप ये प्रोग्राम मतलब ये अटेंड नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा अटेंड क्या करते हैं, मतलब अटेंड के लिए ना कोई कोई प्रेशर नहीं बनाता, कोई कहता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ज्ञान तो अच्छा है सर का लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है मुझसे करने के लिए। तो ये बात हुई कि भाई कहे क्यों, आप अपने आप आओ, क्यों कोई कहे, ये तो काम की चीज है। तो उन्होंने भाई इतने पैसे लिए तो कहने का कोई व्यवस्था तो बनानी चाहिए। तो सुखविंदर ने कहा कहाँ पैसे लिए, तो उसने कहा जोड़ो 3,999 प्लस 600 लोग, ये तो 24 लाख हो गए। अब ये 24 लाख लिए बैठे हैं और तो व्यवस्था तो बनानी चाहिए। लेकिन अब ये समझ नहीं आता कि जब मैं आपको ऐड दिखाता हूँ फेसबुक का, तो उस 4,000 रुपए जो आपसे लेते हैं, कभी कभी 4,500 रुपए फेसबुक ले जाता है, कभी कभी 3,800 रुपए फेसबुक ले जाता है, कभी कभी 3,000 रुपए फेसबुक ले जाता है। तो मैंने वेबिनार करनी क्यों बंद कर दी? वेबिनार करनी मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि वेबिनार जब मैं करता हूँ और मैं 4,000 रुपये उससे लेता हूँ, मैं 4,000 रुपये भी कैसे ले रहा था, कितना कम मैं ले पाऊँ, मैं कितना कम ले पाऊँ, मैं उतना कम ले लूँ। और मैंने 4,000 रुपये जब लेने शुरू किए, तो क्या निकल के आया, लोगों को क्या लग रहा है, लोगों को लग रहा है मैं सनी गुप्ता को दे रहा हूँ। और सनी गुप्ता क्या सोच रहे हैं, मैं किसी से ले नहीं रहा हूँ, मैं तो किसी से लेता नहीं पैसा, मैं तो जो कर रहा हूँ बिना पैसे के लिए कर रहा हूँ, मैं तो पैसे के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ क्या इंटेंशन गया कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। तो निकला क्या समझ में आया, जब तक हमको व्यवस्था नहीं समझ में आती। अब कोई क्यों बोल रहा है ये चीज, क्योंकि उसको व्यवस्था नहीं समझ में आ रही। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज को, मुझे व्यवस्था समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब तक व्यवस्था नहीं समझ में आती हमको कि पूरी व्यवस्था है क्या, तब तक हम ये समझ नहीं पाते इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, कितना चाहिए, किस लिए चाहिए। तो कभी हम पैसे की दौड़ में, कभी कपड़े की दौड़ में, कभी शादी की दौड़ में, कभी किसी दौड़ में लगे ही रहते हैं, चलते ही चले जाते हैं। तो एक आवश्यकता का निर्धारण बड़ा जरूरी है। जैसे हम बैठे और हम कहें भाई मुझे नया बैच बनाना है, नए बैच बनाने हैं, तो जिस 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 जूम से हम आपको आते हैं, ये जूम है, इस जूम की कोई कॉस्ट होगी, कोई और चीजों की कॉस्ट होगी। तो भाई लेके बैठे, बोला भाई इतना चाहिए, तो पता तो होना चाहिए। अगर आवश्यकता तो पता होनी चाहिए, अगर आवश्यकता ही नहीं पता तो काम कैसे करोगे। तो ये आवश्यकता, इट्स नॉट अबाउट, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। ये आवश्यकता कोई स्कूल चला रहा तो वहां पता होनी चाहिए, बिजनेस कर रहा तो वहां पता होनी चाहिए, मेडिकल स्टोर कर रहा तो वहां पता होनी चाहिए, फैक्ट्री चला रहा तो वहां पता होनी चाहिए। अब मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं क्यों चला रहा हूँ। पहले ये तो तय हो जाए मैं क्यों चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ। अगर मैं पैसे के लिए चला रहा हूँ तो पैसा तो कोई कॉन्क्रीट चीज है ही नहीं, फिर कितना चाहिए, तो ये पता ही नहीं चल पा रहा। तो उसमें फिर मैं कितना का शोषण कर दूंगा, कितने को मैं खा जाऊंगा, मैं एक देश को खा जाऊंगा कि मैं दो देश को खा जाऊंगा, कि मैं पूरी एमएनसी बन के 25 देशों को खा जाऊंगा, वो भी समझ नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुविधा से सुख जब कहा जाता है तो लोगों को ये लगने लग जाता है कि सुविधा ही छोड़ दो, फिर सब फ्री में करने लग जाओ, फिर अपना पेट काटने लग जाओ, फिर पहाड़ों में चले जाओ। तो क्या बोला जा रहा है, सुख से सुविधा भी नहीं। तो सुविधा डिसाइड करो, मेरे घर में कितनी चीजें चाहिए डिसाइड करो। ये परिवार विधि से डिसाइड हो जाए कि भाई मुझे मुझे कभी मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। अगर मैं बीमार पड़ सकता हूँ, तो आज की डेट में अगर इंडिया में बीमार पड़ते हैं, तो भाई 10-20 लाख रुपए आपके पास एक कॉर्पस फंड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इसका मतलब मैं देखता हूँ कि भाई मेरी फैमिली का कम से कम 10-20-30 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं अचानक से चला गया तो फैमिली का क्या होगा। इसका मतलब मुझे समझ में आया, मैंने फैमिली की आवश्यकता तय की, और फैमिली की आवश्यकता तय की और मुझे समझ में आया कि अगर मैं नहीं रहा तो बच्चे को पढ़ना होगा, बिटिया की शादी होगी, पत्नी होगी। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई एक 20-30 लाख रुपए का एक कोई कॉर्पस फंड उनके लिए होना चाहिए। तो उसके लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस प्लान किया। तो ये दो चीजें ही सबसे बड़ी समस्या होती है, एक आपके जाने के बाद आपका परिवार क्या करेगा, और यदि कब बीमार हो गए तो क्या होगा। तीसरा फंड आपका क्या हुआ, भाई बच्चों की शादी करनी है। बच्चों की शादी करनी, तो बच्चों की शादी करनी, तो भाई बच्चों की शादी में कितना पैसा, दिखाने के लिए करनी है, शादी के लिए करनी है। अब आपने बोला भाई शादी मुझे करनी है, और शादी में आपने डिसाइड किया कि भाई आज की डेट में शादी में मान लीजिए 20 लाख खर्च होता है, या आपने कहा 5 लाख खर्च होता है, जो भी आपका अपना बजट होता है। और आपने एक इन्फ्लेशन मान लिया, और आपने कहा भाई इस समय तक मुझे अपनी शादी के लिए इतने रुपए रखने होंगे, उसका एक फंड बना के खड़ा किया। फिर आपने कहा भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आज इतना खर्च होता है, तो ये 20 साल में इतना जाएगा, तो इतना मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए रखना है। अब यहां तक बात आती है तो मेरी आवश्यकताएं तय हो सकती हैं। लेकिन जब ये समझ में नहीं आता है कि मैं कितना कर लूं, मैं 7 पीढ़ी के लिए कर लूं कि 70 पीढ़ी के लिए कर लूं, मैं बच्चे के लिए क्या बना दूं। तो मैं कभी कभी पूछता भी हूँ, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो कि पागल पैदा कर रहे हो, अरे बच्चे नहीं कमाएंगे क्या। तो मैं क्या बना के देना चाहता हूँ, एक मकान बना के देना चाहता हूँ, 20 मकान बना के देना चाहता हूँ, 30 मकान बना के देना चाहता हूँ, 100 एकड़ खेत देना चाहता हूँ, 1000 एकड़ खेत देना चाहता हूँ, मैं क्या देना चाहता हूँ, मुझे यही नहीं पता।
तो जैसे ही मैं ऐसे तय करता हूँ कि मेरी आवश्यकताएं परिवार की क्या है, फिर मैं ये भी तय करता हूँ मेरे पास एक कार होनी चाहिए, फिर मैं ये तय करता हूँ कि मेरे पास अगर 4 लोगों का मकान है, एक माँ है, एक पिता है, एक चाचा है, तो मेरे पास 5 कमरे का मकान होना चाहिए और छठा कमरा मेरे पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तब मैं तय कर पाता हूँ कि मुझे कितना चाहिए, वरना उससे पहले कैसे ही तय करूंगा? तय ही नहीं हो पा रहा है, कैसे तय करूं? तो हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है, हमको ये पता नहीं है कि हमको करना क्यों है। जब क्यों नहीं करना है तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है। और जैसे ही लक्ष्य मिल जाता है, हम लोग आस्वादन समझेंगे कि आस्वादन 3 तरीके के होते हैं। जैसे ही आस्वादन मुझे समझ में आता है कि मैं किस आस्वादन में फंसा हूँ, फिर मुझे ये समझ में आती है मेरी 6 दृष्टियां हैं। जब मुझे 6 दृष्टियां समझ में आती तो मुझे पता चलता है मैं किस दृष्टि में फंसा हुआ हूँ। जब वो 6 दृष्टि और मुझे वो 3 आस्वादन समझ में आते हैं, तब मैं अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाता हूँ। तब मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। तो कोई बहुत दूर की कहानी नहीं है, जिंदगी बहुत कोई कठिन नहीं है, जिंदगी कोई बहुत कठिन नहीं है। लेकिन जब आउट ऑफ सिलेबस हो, अब सोचो, एक बच्चे ने जिसने कभी परसेंटेज पढ़ा ना हो, या जिसने कभी नाउन पढ़ा ना हो, उसको नाउन का क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो क्या वो कभी लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो क्या नाउन कठिन है? नाउन कठिन नहीं है। क्या प्रोनाउन कठिन है? प्रोनाउन कठिन नहीं है। क्या चपाती बनाना कठिन है? चपाती बनाना कठिन नहीं है। मुझे क्या नहीं पता, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, तो आज तक अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, करना क्या है, इसकी पढ़ाई नहीं की। और एग्जाम में डेली खड़े हो रहा हूं, मैं डेली एग्जाम मेरे सामने आ रहा है। सोच के देखो, 15 साल तक बच्चे को मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जीके, कंप्यूटर ना पढ़ाओ और 16वें साल बोर्ड एग्जाम में ले जाओ, तो क्या हालत होगी? कैसा होगा बताओ? जो 15 साल तक हमारी है कुछ मत, तभी। जो हमारी होगी। हम 18 साल तक कुछ पढ़ाते नहीं बच्चे को, 20 साल तक कुछ पढ़ाते नहीं, 25 साल तक कुछ पढ़ाते नहीं, और शादी कर देते हैं उसकी। बेटा जाओ एक रिश्ता चलाओ, सीधे बोर्ड एग्जाम। अब बताओ क्या होता है? तो जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? क्योंकि हमने समझा ही नहीं। तो मेरी जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस हो रही है, डेली नया क्वेश्चन पेपर आ रहा है और सब आउट ऑफ सिलेबस होके जा रहा है। और हमको समझ ही नहीं आ रहा, हम करें तो क्या करें, ना करें तो क्या करें। हर एक आदमी कह रहा है मैं समझ में नहीं आती जिंदगी, तो जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। अरे कुछ तो ऐसे ही चलता है, जिंदगी का नाम ही सुख दुख है। अरे यहाँ तो सब अच्छी बुरी घटनाएं होती ही रहती हैं, यहाँ तो कोई अच्छा है नहीं। अरे जिंदगी का नाम ही चलती गाड़ी है। इसी में धीमे 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 जाकर हमने मोक्ष की कल्पना कर ली। यार अब शरीर से मुक्ति मिल जाए, यार मोक्ष की कल्पना कर ली। तो भैया, समस्या शरीर था कि समस्या मेरी समझ थी? क्या समस्या थी? मेरी समझ, मेरी समझ समझ। थी। तो हमने छोड़ना क्या समझा? कि शरीर छोड़ दो। मोक्ष का मतलब शरीर छोड़ दो। तो मोक्ष का मतलब शरीर छोड़ दो कि भ्रम छोड़ दो? भ्रम छोड़ दो। भ्रम छोड़ दो। तो यहाँ किसकी जर्नी चल रही है? भ्रम छोड़ने की। भ्रम छूट जाता है, भ्रम छूट जाता है तो मैं शरीर को चलाना सीख जाता हूँ। और शरीर को चलाकर मैं सुख, शांति, संतोष, आनंद, इस पूरे अस्तित्व की महिमा को समझकर प्रमाणित कर पाता हूँ। और उसके बाद मेरे लिए शरीर का प्रयोजन खत्म हो जाता है। फिर मेरी मर्जी होती है तो मैं शरीर में आता हूँ, मर्जी नहीं होती तो मैं शरीर में नहीं आता हूँ। तब मैं किसी प्रयोजन समझ में आता है, किसी एक धरती पर जाकर के कुछ करना होता है तो मुझे समझ में आता है, नहीं होता है तो मुझे समझ नहीं आता है। तो मोक्ष का मतलब शरीर मुक्ति नहीं है। मोक्ष का मतलब है आवागमन पर अधिकार प्राप्त करना। क्या मुझे आवागमन पर अधिकार है? मर्जी होगी तो मैं आऊंगा, नहीं मर्जी होगी तो मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा। करेक्ट? बताओ, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? आप 5 पूछो। सर आपने बोला कि जीवन को सुख चाहिए, पर हमने जब फ्रेमवर्क 9 किया था तो उसमें हमने ये बोला कि मैं सुख नहीं हूँ, तो फिर सुख, मैं सुख कहाँ मैं हूँ? सुख नहीं हूँ मैं और तो सुख मुझे नहीं सुख हूं ना। चाहिए। मुझे सुख नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए उसका नाम आपने सुख दिया है। मुझे समझ चाहिए। क्या चाहिए? समझ। समझ चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे जो चाहिए वो तो मैं नहीं ही हूँ। समझ भी क्या मैं समझ हूँ? मैं कोई समझ हूँ? नहीं हूँ। मुझे समझ चाहिए। हर एक चीज की अपनी मौलिकता है, हर एक चीज की अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है ही पूरी इकाई में। पूरी अस्तित्व में हम्म। जितनी भी इकाइयां हैं उनकी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इस इकाई की, जो चैतन्य परमाणु इकाई है, जो जीवन है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी समझ है। समझ का मतलब क्या? उसका बेसिक स्वरूप है। बेसिक स्वरूप उसका क्या है? जैसे मानिए, दो चुंबक लीजिए। दो चुंबक हम्म। लीजिए और नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड को मिलाने की कोशिश करिए। नॉर्थ और नॉर्थ एंड को मिलाइएगा तो रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे वो?
यस सर करेंगे। नॉर्थ और साउथ को मिलाएंगे तो चिपक जाएंगे। तो मान लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ मिले हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो सही रूप में है कि गलत रूप में है? नॉर्थ और गलत नॉर्थ तो मिले, मिल नहीं रहे हैं मिलेंगे ही जबरदस्ती। नहीं। मिलेंगे हाँ, नहीं, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही रूप है कि गलत रूप है? फिर तो गलत ही लग रहा है गलत सर। रूप है। गलत रूप का हम्म, मतलब क्या हुआ? उसके उसके स्वरूप को सही करना है। स्वरूप का मतलब है जो साउथ है वो नॉर्थ से मिला दो। साउथ नॉर्थ से मिला दिया, इस घटना को आप समझ कह लो, इस घटना को आप सुख कह लो, वो तो नाम है, वो तो नाम है। ओके। उस नाम की वास्तविकता और अर्थ क्या है? उस वास्तव अर्थ ये है कि जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप में आ जाए। तो स्वरूप क्या है? अभी मन शरीर से संचालित है, वृत्ति मन से संचालित है, वृत्ति मन से हम्म, संचालित है, चित्त वृत्ति से संचालित है, बुद्धि आत्मा चुप बैठी हुई है। तो बिल्कुल हम्म, उल्टा है, साउथ पोल से साउथ पोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सही स्वरूप क्या ओके। है? आत्मा परमात्मा में अनुभूत हो, बुद्धि आत्मा को पहचाने, चित्त बुद्धि को पहचाने, वृत्ति चित्त को पहचाने, मन वृत्ति को पहचाने, बेहतर। और शरीर से वो काम करे जो जरूरी है। ये उसका सही स्वरूप हो गया। इस सही स्वरूप के चलने को नाम क्या दे दिया? कहीं आनंद दे दिया, कहीं उसको सुख दे दिया, कहीं शांति दे दिया, कहीं संतोष दे दिया। क्योंकि इन नामों से हमारा पहले से परिचय था, इसलिए उसको ये नाम उठा के दे दिया। आप उसको कुछ और नाम उठा के दे दो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? तो उसके स्वरूप को सही होना है। उसके स्वरूप को सही होने से जो घटना घटेगी, उस घटना का हमने कुछ नाम दे दिया। अब उसको वो नाम थोड़ी ना चाहिए कि सुख चाहिए। उसको अपना स्वरूप सही चाहिए। स्वरूप और स्वरूप चाहिए स्वरूप किसी को सही भी करना चाहिए, है। सिर्फ से जी। अब मेरा दिल अगर किडनी की जगह लगाए, किडनी दिल की जगह लग जाए, तो इससे जो घटना घटेगी उसको समस्या कहेंगे। दिल दिल की जगह आ जाए, किडनी किडनी की जगह आ जाए, इस घटना का कोई नाम दे दिया तो हमने कहा इसको सुकून कहेंगे। तो मुझे ओके सुकून सर। थोड़ी ना चाहिए, मुझे सुकून थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो दिल दिल की जगह चाहिए, किडनी किडनी की जगह चाहिए। अब ये जब हो जाता है तो उसको हम सुकून बोल दो, उसको तुम सुख बोल दो, उसको तुम शांति बोल दो, वो तुम्हारा काम है। ठीक है सर। ठीक है। तो पहले तुमने इसको एक नाम ठीक दिया है। कि भाई दिल दिल की जगह हो, किडनी किडनी की जगह हो, और इस जगह हो जाए, इसको हमने कोई नाम दे दिया कि भाई ये सुख चाहिए। अब हम कह रहे ले, ये तो डिमांड कर रहा है, इसकी तो इच्छा होती है सुख की, ये तो नकार रहा है, सुख की इच्छा नहीं हो रही। वो कह रही है जो जहां है उसको वहां रख दो, बस बात खत्म हो गई। ओके सर। ठीक है। चलो और ठीक बताओ, है। और कोई क्वेश्चन? देखो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा। कोई गलती नहीं करना चाहता है। हम्म, बताओ। कोई कोई गलती गलती नहीं नहीं करना करना चाहता। कोई गलती, और इसे करना करता है, कोई गलती नहीं करता, ऑब्लिक करना चाहता है। कोई ना गलती ओके। करता है, ना गलती करना चाहता है। वो धोखे से लेके ना कोई गलती करता है, ना ओके। कोई गलती करना चाहता है। ठीक है। तो बताओ, कोई गलती करना नहीं चाहता? हम तो साफ साफ देखते हैं लोग किसी को मारना चाहते हैं। हम तो साफ साफ देखते हैं कोई किसी को मारना चाहता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कोई गलती करना नहीं चाहता, और हम तो ये साफ साफ देख रहे हैं कि कोई गलती करना चाह ही रहा है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहे हैं। सर पर अंदर से तो नहीं चाहता ना, वो कर रहा है क्योंकि उसका स्वरूप सही नहीं है। क्या चीज? मतलब आपने जैसे कहा कि कोई भी मानव कुछ भी करता है तो वो अपने सुख के लिए करता है, किसी हम्म। को परेशान करने के लिए नहीं करता। तो करेक्ट। वो ये बात जानता ही नहीं है तो फिर वो कर रहा है गलती बस। जो वो करता है उसको हम गलती का नाम दे देते हैं। हम्म। जो करता है उसको गलती का नाम दे देते हैं। देखो, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था क्या, कि गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होती, सही इच्छा कभी अधूरी नहीं होती। क्या बोला? गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होती और सही इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। हम तो साफ साफ देखते हैं, कोई मर्डर करने आया, वो मर्डर करके चला गया। मर्डर करने आया था, सोच के आया था मर्डर करेंगे, और मर्डर करके चला, आज तो पूरी होगी। हम कह रहे हैं गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होती, सही इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। अगर ये सूत्र है तो हर जगह फिट बैठना चाहिए। उस कर्म को करते वक्त इंसान को लगता है कि ये मेरे सुख का कारण बन सकता है, या उसमें वो सुख उस समय के लिए ढूंढ रहा होता है। जब वो काम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो सिर्फ वो टास्क कंप्लीट हो रहा है। अगेन जो चाह थी अंदर से, वो चाह फिर भी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब गलत चाहने की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। परफेक्ट।
परफेक्ट परफेक्ट। टास्क कंप्लीट हो गया लेकिन सुख अभी भी नहीं मिला। तो किसी को मारना इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा किसी को मारने की नहीं थी, किसी को मारना योजना थी। किसी को मारना क्या थी? योजना। वो इच्छा नहीं थी। इच्छा क्या थी? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ओ, इच्छा क्या थी? शांति और सुख। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। वो इच्छा नहीं थी, वो योजना थी। ठीक है। तो गलत क्या था उसमें? गलत ये था कि उसने जो इच्छा की पूरी होने की, उसने कहां से करी? समाधान की जगह शरीर से पूरी करने की कोशिश की। तो घटना तो पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई? घटना। लेकिन योजना पूरी नहीं हुई। योजना किसकी थी? सुख की थी। तो घटना पूरी हुई कि योजना पूरी हुई? घटना पूरी हुई कि इच्छा पूरी हुई? क्या पूरा हुआ? हाँ सर, घटना घटना पूरी हुई। घटना पूरी हुई थी। घटना पूरी हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं। क्योंकि गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होती। मैंने कहा मैं मकान बनाऊंगा, सुखी होऊंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मकान बनाऊंगा, और मैंने बुर्ज खलीफा से भी बड़ा मकान बनाने की कोशिश में लग गया। ठीक है। ये इच्छा है कि योजना है? योजना है सर। योजना है। इच्छा क्या थी? सुखी होने की। ठीक है। अब सुखी होने की योजना, मतलब जो मन की काम था, वो कहाँ से पूरा करने की कोशिश की? सुविधा साधन से। वो तो सीमित ही होगा, कितना भी बड़ा मंगा लेंगे सीमित ही होगा। मैं कहता हूँ यहाँ से चांद तक का बना लो तो भी तो सीमित ही होगा, असीमित तो नहीं हो सकता। ठीक। सीमित से असीमित आता नहीं। तो उसकी योजना तो पूरी हो सकती है, मतलब उसकी घटना तो पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छा पूरी होगी? नहीं सर फिर इच्छा होगी। तो हमेशा, जब तक सीमित से करता रहेगा तब तक नहीं होगी। हाँ, कोई कुछ बीच सर में बोल रहा इच्छा था। तो हमेशा फिर सही हुई ना, क्योंकि इच्छा तो सुख पाने की या शांति पाने की है। यहाँ जब योजना इच्छा की गलत बात की है। जा रही, यहाँ जब बात बोली जा रही, तो इच्छा प्लस योजना मिला के बोला जा रहा है। अच्छा गलत अच्छा। इच्छा मतलब इच्छा प्लस योजना बना के बोला जा रहा है। ठीक बस है। योजना, ओके। इच्छा प्लस योजना बना के बोला जा रहा है। तो क्या निकल के आया? कि इच्छा तो सही है। तो भी तभी तो बोला कि मूल रूप से कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करना चाहता, तभी तो लिखा है पहली बार। हम्म, ये वही हम्म, तो लिखा है। ठीक है। और करता भी नहीं है। करता भी नहीं का मतलब उसकी योग्यता नहीं, समझ नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए वो कर जाता है। तो यहाँ से बड़ा आराम मिलती है हमको। ये आराम मिलती है कि जो भी कितना भी कोई गंदा काम कर रहा है, तो इतना समझ में आता है कि जैसे ही उसको ये समझ में आएगा कि सुख क्या है, अस्तित्व क्या है, करना क्या है, मैं कौन हूं, तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। करने की कोई जगह ही नहीं बचेगी, बचती नहीं जगह। अब बताओ, जितना हम लोग समझ रहे हैं, इसको अगर एजुकेशन सिस्टम में जैसे हमने दिल पढ़ाया, जैसे हमने अकबर पढ़ाए, जैसे बीरबल पढ़ाए, जैसे हमने भारत की नदियां पढ़ाई, जैसे हमने ये बताया कि कोयले की खाने कहाँ कहाँ हैं, हमने बताया दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमने ये बताया कि कब 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 पोरस आया और कब सिकंदर आया, हमने ये जब पढ़ाया पूरा, बच्चे को आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? सब पढ़ाया हमने जब बच्चे को। हमने बच्चे को कार बनाना सिखाई। हमने बचपन से बच्चे को, बचपन में नर्सरी में आया तो छोटा आ बनाना सिखाया, और बड़े तक उसको कविता लिखनी सिखाई। हम इतना सब कुछ सिखा सकते हैं, तो क्या ये चीज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से नहीं दिया जा सकता? दिया जाना हो चाहिए सर। सकता है तो इनफैक्ट अगर ये बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि बच्चे भरे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे भरे नहीं हैं। ठीक है। तो मुझे बताओ, इंटर तक आते आते जब वो डिफरेंशिएशन और कैलकुलस लगा लेता है, इंटरमीडिएट तक आते आते जब वो फाइनल अकाउंट्स बना लेता है, इंटरमीडिएट तक आते आते जब वो चेन रिएक्शंस केमिस्ट्री की लैब में समझ लेता है, तो क्या वो अस्तित्व नहीं समझ सकता? बिल्कुल समझ सकता है सर। तो अगर इंटरमीडिएट तक आते आते हम उसको ये बात समझा देंगे और ये बात बता देंगे, क्या गलती करने की कोई संभावना बचेगी? दूसरा। बचती नहीं। क्योंकि करोगे तुम कैसे? बचती नहीं। अभी तक ना हमने केवल चाहना में बात की, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। या चाहने की कोई बात ही नहीं, ऐसा होता है देख ली। अब तुमने देख ही लिया मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज होती है, और मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज सीख लेने के बाद, मल्टीप्लिकेशन पे अधिकार पा लेने के बाद, कोई काउंटिंग करेगा क्या? नहीं सर, इजी तो मेथड फिर मिलने के बाद तो फिर कोई नहीं करेगा। काउंटिंग छोड़ी नहीं जाती।
काउंटिंग छूट जाती है, फिर काउंटिंग की तरफ नजर तक नहीं जाती। जैसे आज प्यास लगने पर क्या पानी के अलावा किसी और चीज की तरफ नजर जाती है? नो सर। तो सपने में भी गलती नहीं होती है, तब गलती सपने में भी नहीं होती। तो ये हमको एजुकेशन सिस्टम में लाना होगा, और आपको इसको पढ़ाई की तरह पढ़ना होगा। ये कोई प्रवचन नहीं है जहां बैठने मात्र से बात बन जाएगी, एक बार सुन लिया और बात बन जाएगी। ये हम लेट हैं, ये हम देरी से इसको कर रहे हैं। हमारे लिए एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, ना कि ये प्रवचन प्रोग्राम। अगर आज की डेट में सोच के देखो, आज की डेट में अगर आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी थी, मान लीजिए इंटरमीडिएट आपने साइंस से किया था, तो आपको कॉमर्स में अगर एडमिशन 11वीं में दिला दिया जाए, या अगर कॉमर्स से किया था और आपको साइंस में एडमिशन दिला दिया जाए, अगर कॉमर्स से थे तो साइंस में एडमिशन दिला दिया जाए, तो मुझे बताओ पढ़ाई कैसे करोगे? पढ़ाई एक बार सुनने से होगी कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस करने से होगी सर। प्रैक्टिस करने से होगी। तो यहाँ किस चीज की कमी है? यहाँ पर कमी इस चीज की है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम इसको पढ़ाई नहीं ले रहे हैं। और क्या बोला था, पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे मानव के इतिहास में कि मानव के अध्ययन का अवसर है। ये अध्ययन है, अध्ययन है। ठीक है, सही बात है सर। ठीक है। ये सुनना सुनाना नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई साइड का काम नहीं है। ये कोई साइड का काम हो, पढ़ाई होती है तो वो मेन काम होता है, बाकी सब काम साइड के होते हैं। और अभी हम इसको कैसे ले बिल्कुल रहे हैं, सर। साइड का काम। कैसे ले रहे हैं इसको, लेकिन साइड का काम। इसको इसको साइड पढ़ाने के लिए इसको साइड का काम ले रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरी मेन जिंदगी बदल दे। इसको सही कह रहे हैं साइड सर। का काम ले करके और समझते हैं ये मेरी मेन जिंदगी बदल दे। तो मेन जिंदगी अगर ये बदलेगा तो मेन काम लेना पड़ेगा ना। अगर शिक्षा मेरी हम्म जिंदगी बदलती है तो शिक्षा को हम मेन लेते हैं ना, और है ना? क्या सर। करेक्ट। तो इसको मुझको डेली, अब ये बात बिल्कुल समझ आती है, आप हाउस वाइफ हो सकते हैं, आप वर्किंग पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये बात समझ में आती है कि नियम से 1 घंटा इसको देना ही देना है। 1 घंटा अगर इसको नियम से नहीं दिया तो इसका मतलब है मैंने अपने साथ अन्याय किया, किसी दूसरे। मेरा बच्चा इसको समझे, ये बच्चे की नीड है कि मेरी नीड है? मेरी नीड है सर। मेरा पति समझे ये मेरी नीड है कि पति की नीड है? सर मेरी है। पड़ोसी समझे ये मेरी नीड है कि पड़ोसी की नीड है? मेरी। मेरी नीड है, क्योंकि मुझको पता है कि मेरा बच्चा या मैं दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे समाज में रहता हूँ। 6 घंटे घर पे सोता हूँ, 2 घंटे घर वालों से बात करता हूँ। हमारा और आपका मेजॉरिटी टाइम समाज में जाता है। पढ़ाई जितने दिन करी समाज में रह के की, घर में रह के की। समाज में। नौकरी करते हो समाज में रह के करते हो, घर में रह के करते हो। छोटा सा भी काम पड़े, इत्तू सा भी काम पड़े, तो समाज पे आप डिपेंडेंट हो। दूध भी समाज से आता है, सुई भी समाज से आती है, पानी भी समाज से आता है, करेला भी समाज से आता है, दवाई भी समाज से आती है, लड़की भी समाज से आती है, शादी भी समाज में होती है, लड़का भी, जो बहू है वो समाज से आती है, बेटी है समाज से आती है, सब तो समाज से आता है। तो अगर मेरे घर का आंगन गंदा है तो कमरा साफ होने की कितनी संभावना है? घर का बहुत आंगन कम। होगा ही नहीं सर। होगा ही नहीं। तो फिर घर का आंगन साफ हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। यहां से समझ में आता है, यहां से समझ में आता है कि पहले मैं, मतलब समाधान पहले मैं समझूं, समझते समझते सुनते सुनते ही मैं सुनाने का काम शुरू करूं। अपने परिवार में सबसे पहले अपने, पहले मैं, फिर अपने, फिर पराए। पहले अपनों के साथ काम करेंगे, अपने घर में काम करेंगे, अपने पड़ोसी के साथ काम करेंगे, अपने मोहल्ले में काम करेंगे। बहुत जरूरी है अगले 1 साल में आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस किटी पार्टी में जाते हैं, उस किटी पार्टी की ये वीडियोस आपके पास मेरी हैं ही हैं। पहला एक ग्रुप हमको बनाना है, जिस ग्रुप में हमको हर एक आदमी अपने अपने मिलने वालों के साथ, कम से कम 10-10 लोगों के साथ हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ताकि आपके घर में, मेरा काम है आपके घर में इसका माहौल बना देना। पहले आपके अंदर बना देना, फिर आपके घर में बना देना, आपके आपके अपनों में बना देना। आपकी जो बिल्कुल बिल्कुल आपकी क्लोज सहेलियां हों, ताकि जिनसे आप बात करते हो डेली, जिनसे आप बात करते हैं वो ये बात करने लग जाए ये हमारी और आपकी मिलकर जिम्मेदारी। कौन है बात करने वाले? आपके पति होंगे, आपकी पत्नी होगी,
आपकी सास होगी, वो नहीं सुनते हैं तो आपकी कोई सहेली होगी, आपकी कोई ननद होगी, आपकी कोई भाभी होगी, आपकी कोई बुआ होगी, आपकी कोई फूफा होगी। ऐसे लोगों को लेकर के, 10-10 लोगों को लेकर के पहले उनको इस लायक बना देना है कि वो कहें हाँ इस पे बात करो, तब आप उनकी सीनियर होंगी, वो आपसे बात करेंगे। अगले 1 साल में अगर आप बोलेंगे तो एक ही बात होगी कि आपके मोहल्ले में अभी भी होती है, किटी होती है, मोहल्ले के लोग बैठते ही हैं, आपके मोहल्ले की महिलाएं, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष, महिलाएं हैं तो महिलाएं आ ही सकती हैं। महिलाएं आपके यहाँ एक पार्टी जरूर हो, जिसको किटी पार्टी अभी तक हम कहते थे फन करने के लिए, अब वो किटी पार्टी हो मोहल्ले में। किसी सैटरडे को आपके घर, किसी सैटरडे को किसी के घर, किसी सैटरडे को किसी के घर, किसी सैटरडे को किसी के घर, जहाँ 4, 5, 6, 8 महिलाएं बैठी हुई हैं, और वहां पर कुछ नहीं चल रहा है, आपने केवल मेरा वीडियो चला दिया है और बैठ के डिस्कस कर रहे हैं उस वीडियो के ऊपर। बताओ कितने दिन लगेंगे इस पे चलने में? हो सकता है ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिसेबल है, या जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई नॉन प्रैक्टिसेबल चीज है? सर प्रैक्टिसेबल तो है, पर अभी पहले खुद पे काम करना हाँ, जरूरी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक एक करके चलेगा ना आगे। हम्म। लेकिन जो बात वही हुई, क्योंकि जाना तो हमको आगे भी, और जितना काम करेंगे किसी के साथ, ये भी समझो, अगर मैं घर पे बैठा होता और मैं सोच रहा होता मैं खुद पे काम करूंगा, मैं आपको बताने नहीं आता, तो मेरी कोई गति नहीं बनती। मेरी गति तभी बन रही है जब मैं बात कर रहा हूँ इस पे, जितनी बात कर रहा हूँ, जितनी बात करूंगा उतनी गति बनेगी। मुझे बात करने वाले लोग चाहिए इस पे, मुझे अपने साथ इस पे बात करने वाले लोग चाहिए। जब आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो एक और डायमेंशन खुल जाता है, कोई और पोस्ट पूछता है तो एक और डायमेंशन खुल जाता है। इसलिए इस बात से बिल्कुल बचने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी के सामने इसकी बात नहीं करूं। खूब बात करो, खुल के बात करो, लोगों को बताओ, लोगों को लेके आओ, लोगों को दिखाओ, वीडियो भेजो उनको, अपने मिलने वालों को। ये वीडियो आपने जो हॉस्टल वाले वीडियो या इसके वीडियो भेजते हैं, लोगों को नहीं भेजते हैं, फैमिली ग्रुप्स में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? अगर नहीं डालते हैं तो भी गलत है, अपने फैमिली ग्रुप्स में डालिए इन वीडियोस को। जो जो आपकी किटी पार्टीज के ग्रुप हो, जो भी आपके बिजनेस के ग्रुप्स हो, उन ग्रुप्स में भेजिए। लोग देखेंगे, सुनेंगे, तभी आगे बढ़ेगी कहानी। यहाँ कोई किसी से पैसे तो मांग नहीं रहा है, यहाँ पैसे का तो है नहीं कि किसी को पैसे हम लोग मांग रहे हो, या आप किसी को भेजोगे तो उससे कोई पैसे मांगोगे। यहाँ पे तो केवल ये बात हो रही है, मेरा जीना हो जाए और उनका जीना हो जाए। ठीक है, सर चले लेकिन ये आगे। वीडियोस किसी को अभी भेज भी देंगे तो भी उनको तो समझ नहीं आएगा। पहले वीडियो से भेजो भाई, उसको समझ नहीं आएगा, उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको ये समझ में आएगा कुछ बात तो है, उसको ये समझ में आएगा कुछ बात तो है। पहला वीडियो भेजो, दूसरा वीडियो भेजो, तीसरा वीडियो भेजो। आप में से बहुत से लोग रील्स बनाते ही हैं, तो एक काम करना शुरू करो आप लोग मिलके, रील्स बनाते ही हो, उससे आपका और अच्छा हो जाएगा। इन्हीं वीडियो को देखो, इन्हीं वीडियो काट काट के इन्हीं वीडियो की रील बनाओ। मेरे ही वीडियो को देखो, उसको डाउनलोड कर लो यूट्यूब से, रील बनाते हो, सभी लोग बनाते ही हैं। आप देखोगे, देखना भी आपका हो जाएगा। और आप ये डिसाइड करो, आज मैं इस वीडियो से, ये जो पहला सेशन था, इस पहले सेशन से आज मैं 3 रील बनाऊंगी। मतलब क्या हुआ 3 रील बनाने का? 3 रील बनाने का मतलब हुआ कि पूरा सेशन आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, उसकी 3 रील बना लोगे 30-30 सेकंड की। वो 30-30 सेकंड की रील तो भेजी जा सकती है। तब लोग ये कहेंगे हाँ यार कोई बात तो है, ये बात तो कहीं बोली नहीं गई। उससे किसका फायदा? मेरा फायदा, कि कम से कम वो पहला सेशन मुझे देखे हो गया, पूरा सेशन मैंने देख लिया। पूरा सेशन देखा, रील बनाते ही थे, काट काट के 31 सेकंड की बनाई, 31 सेकंड की बनाई, 31 सेकंड की बनाई, 40 सेकंड की बनाई, 4 रील बनाई, 4 रील में पूरा सेशन। देखो, किसी भी काम करने के लिए मुझको एक लक्ष्य चाहिए। तो मैं वीडियो जब सेशन में देखने जाता हूँ तो कभी मैं नोट्स बनाने की नजर से देखता हूँ, कभी मैं प्रश्न बनाने की नजर से देखता हूँ, कभी मैं अपने प्रश्नों के उत्तर की नजर से देखता हूँ, कभी मैं रील बनाने की नजर से देखता हूँ, कभी मैं किसी और नजर से देखता हूँ। तो जैसे जैसे मैं उस सेशन को देखता हूँ, और एक ही सेशन को आप ये मानोगे, जब आप दूसरी बार देखते होगे तो आपको दूसरी बार बिल्कुल अलग बात समझ में आ जाती होगी, नई। तिबारा देखते होगे तो बिल्कुल नई बात समझ में आ जाती होगी, चौबारा देखते होगे तो बिल्कुल नई बात समझ में आ जाती होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर, होता है। होता ही है, होगा ही होगा, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। तो कहने का मतलब है, हमारी गति तभी बढ़ेगी जब हम इसके साथ चलेंगे। तो ये चटनी नहीं है, ये मेन कोर्स है। अगर इसको चटनी मानेंगे हम खाने में, तो फिर ये चटनी कभी चटनी वाला ही बात देगी। ये मेन कोर्स है, ये मेन कोर्स है, मेन कोर्स रहेगा, इसके साथ जीना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। आज नहीं है सेशन, यस सर। आज सेशन नहीं। ये 2-3 दिन के लिए तो आप जाएंगे तो हम जाएंगे, दे देना शाम को, किसी को दे देना, वो शाम को दे देंगे, शाम को आएंगे। या गाड़ी में रख दो फिर इसको, गाड़ी में रख दो। हम्म, कोई क्वेश्चन? सर आगे ये चले। मेन कोर्स सर ये मेन अगर कोर्स है, इस बात को जानना है या मानना है? इस बात को
क्या बोला था? सबसे पहले यही पता चल गया मुझको कि जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ उस तरीके से जीना नहीं होता। ये बात समझ में आ गया? हाँ तो ये बात समझ में आ गया, और इसको देख करके कुछ हल्का सा अंदाजा लग गया कि हाँ यार, ये बात अगर समझ में आ जाए पूरी तो जीना हो सकता है। जी सर। तो जीना मेरा मेन कोर्स है कि नहीं? फिर जीना तो है। तो यस। जीना मेरा मेन कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जीना है, जी ही रहे हैं, और जीने की ही अगर कोई नई विद्या मुझे मिल जाए, अभी तो जीवन विद्या बोला। अगर मुझे अभी रोटी बनाने की विद्या मिल जाएगी तो मैं, अगर मैं सीखने को तैयार हूँ। साइकिल चलाने की विद्या सीखने को तैयार हूँ। फोन चलाने की विद्या सीखने को तैयार हूँ। मेकअप करने की विद्या सीखने को तैयार हूँ। तो पूरी जिंदगी जीने की अगर कोई विद्या सीखने की बात आ जाती है तो वो मेरा मेन कोर्स बन गया कि नहीं बन गया? अपने आप बन गया कि बनाना पड़ा उसको? सब बन बन गया, पर सर मतलब इसी इसी के थ्रू बनेगा, इसकी इसकी श्योरिटी मतलब ये बात मानने में अभी तक नहीं आई है। कोई बात नहीं, मैं मतलब मैं कब कह इसको रहा अभी हूँ। भी समझने की कोशिश कर रही मैं हूँ। कह ही नहीं रहा हूँ इसके थ्रू बन जाए। मैं कह रहा हूँ हाँ। किसी के थ्रू बन जाए। मैं कहता हूँ किसी के थ्रू बन जाए। अभी तक तो हमारी जिंदगी जितने साल की हो गई है, केवल इतने ही साल की नहीं, इससे पहले लाखों करोड़ों साल और बीत चुके हैं। और हम एक क्षण में बैठ के 10,000 साल की समीक्षा कर ही पाते हैं? कर पाते कि नहीं कर पाते? जी सर। कर ही पाते हैं। तो हमको इतनी तो बात पता ही चल रही है कि अभी तक मानव के इतिहास में जितने भी मॉडल्स आए हैं, उन मॉडल्स की इतनी भी हैसियत नहीं रही है कि एक परिवार में केवल दो लोगों के बीच में जीना कर दे। ये बात तो समझ में आती? जी सर। ये तो साफ साफ खुली आंखों से दिखता है कि इतनी भी हैसियत हमारी नहीं बनी है कि हम एक परिवार में सही और गलत डिसाइड कर पाए। एक बाप अपने बेटे के साथ जी पाए, और एक बाप ये गारंटी ले पाए कि मैं अपने बेटे को जीना सिखा दूंगा। ये योग्यता हमारी आज तक नहीं बनी। ये बात तो समझ में पर ये आती? जीवन विद्या से हो जाएगा। जीवन विद्या से हो जाएगा, ये बात तो आप, अभी अभी तो हम लोग प्रैक्टिसेबल में आएंगे ना। हो जाएगा या हो रहा है। हो रहा है, मैं तो भाई इसका प्रमाण मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में हो रहा है। इसका प्रमाण आपको और 500 लोग बताते हैं कि उनके जीवन में हो रहा है। और अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक जो भी लोग बता रहे थे वो चाहिए के अर्थ में बता रहे थे, यहाँ होता के अर्थ में बताया जा रहा है। साफ साफ होते के अर्थ में बताया जा रहा है। अभी तक अगर कोई कह रहा था, अगर अभी तक कोई कह रहा था तो वो कह रहा था सोना, सुबह जल्दी उठना चाहिए। यहाँ तो आगे पूरी की पूरी कहानी है, होता है कि अर्थ में बात हो रही है। और अभी तो हमने शुरुआत करी है। अभी तो हमने 0.5% भी पूरा नहीं किया है। अभी तो हम लोगों ने एनडीएस पे बात नहीं की है। अभी तो हमने जीवन क्रिया की बात नहीं करी है। अभी आपको ये लग रहा है, यह बात तो समझ में आ रही है। अभी इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि मैं कभी मर नहीं सकता? जब मैं कभी मर नहीं सकता तो मुझे इस बात की शांति मिल गई कि नहीं मिल गई? क्या मुझे कोई आपाधापी नहीं है? अगर ये बात मेरे घर में घर कर गई कि मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता, तो एक आपाधापी खत्म हो गई। यार शादी तो इससे पहले 500 हुई होंगी, बच्चे इससे पहले 5,000 हुए होंगे, मकान इससे पहले पता नहीं कितने बनाए होंगे, दुकान इससे पहले पता नहीं कितनी बनाई होगी। तो इतना तो बात समझ में आ गई कि इतनी बार बनाने के बाद भी आज तक नहीं कुछ मिला, और अपनी ही जिंदगी में 30 साल बनाने पे भी नहीं मिला, तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि अगले 70 साल में भी बनाने पे नहीं मिलेगा। इतनी समीक्षा तो हो ही जाती है। जी सर। हो जाती है। तो इतनी समीक्षा हो जाने से मुझे ये भी समझ में आता है कि जब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं मूल ऊर्जा में संपृक्त हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान क्या है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे मूल्य क्या है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा आचरण क्या है। अभी तो हम लोगों ने मानव की बात कहा की, अभी हमने धर्म की बात नहीं की, अभी तो बहुत कहानी बाकी। लेकिन हाँ, यहाँ से अंदाजा लग जाता है कि हाँ, बात तो हो रही। तो जैसे ही अंदाजा लग जाता है, जैसे ही मुझे भास हो जाता है, जैसे ही मुझे अनुमान लग जाता है, अनुमान लग जाता है, तो मैं उस पर चलता चला जाता हूँ। बात केवल इतनी सी है कि बात होगी तो मेन कोर्स से ही होती है, चटनी से नहीं हो सकती। और अभी तो आपको प्रस्ताव के तौर पे दिया जा रहा है, कोई कह ही नहीं रहा आप मानो इसको, कोई कह ही नहीं रहा आपसे आप ये कहो कि इससे हो जाता है। केवल ये बात की जा रही है, प्रस्ताव के तौर पर है, इसको देख लो। नहीं आखिर सर, इस, एक्चुअली शेयरिंग की बात हो रही थी ना, इसलिए मैंने पूछा कि जब तक हम खुद पूरी तरह इस पर भरोसा नहीं करेंगे, हम जब तक खुद अंदाजे में रहेंगे, तब तक हम शेयर करना एक्चुअली वो अंदर से आएगा नहीं। अब जैसे कोई कोई बात 30 सेकंड की नहीं। रील भी अगर मैं शेयर करूं, तो मैं हम्म, ये जब तक उसको पूरी तरह से समझ ना जाती हूँ, मैं उसको शेयर नहीं करती हूँ। इतनी तो बात तो आप अगर सब, इतनी उसको भी मैं इतनी समझ बात, रही हूँ। इतनी बात तो समझ में आ गई कि जिंदा रहना जीना अलग अलग है। हाँ, इतना बात तो कितने सर ये कितने समझ आ कितने गया। कितने लोगों को ये समझ है? ये तो नहीं है सर। इतनी ही ना समझी में तो सारी गलतियां हो रही है, तो बात समझ में आ रही? हम्म, ये बात समझ में आ गई कि इसको समझना बाकी है? नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है सर। इतना तो समझाया जा सकता है। हाँ जी।
ठीक। जरूर। कितने लोग गलती कर रहे हैं कि समाधान से सुख की जगह सुविधा से सुख ढूंढ रहे हैं? सभी कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि समाधान से सुख है, सुविधा से सुख नहीं है? हम्म। इतनी बात तो समझाई जा सकती। हाँ सर। इतनी बात तो कितने लोग हैं जो ये मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि सुविधा ही जीवन शैली है, इंद्रियों में ही सुख है और धन ही सब कुछ है? ये कितने लोग मानते हैं? पर हिंदू तो सारे ही मानते हैं। मुसलमान नहीं मानते कि इंद्रियों, इन एग्जैक्ट सेम लाइंस अगर बोला जाए तो हाँ, हिंदुओं में तो सभी मानते हैं। इंद्रियों में सुविधा, फिर समझ लो, सुविधा हाँ। ही जीवन शैली है, इंद्रियों में ही सुख है और धन ही सब कुछ है, ये मुसलमान नहीं हम्म। मानता। हाँ। मुसलमान पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, पैसे के लिए किसी का हाँ कत्ल नहीं सर। कर रहा है। तो हाँ। तो इसका मतलब है इसको ईसाई नहीं बोल रहा। तो ये निष्कर्ष किसके पास है? ये आपको समझ में आ गया कि ये निष्कर्ष गलत है? आ हाँ। गया? इसको समझाया जा सकता है? होगा। हाँ सर, ये इसको ये तो मतलब ये जितना खुद को समझ आ रहा है ना, उतना तो अरे तो वही ऑटोमेटिक तो ट्रांसलेट मैंने हो क्या रहा है। बोला, उतना मैंने तो बोला ऑटोमेटिक बातों में निकल रहा है। समझ में कैसे आएगा? जब एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि एक सेशन में हजारों बातें ऐसी होती हैं जो मुझसे मिस हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं। इसको बार बार देखने से, एक बार और सुनने से, एक बार और सुनने से, फिर मैं बोल रहा हूँ ये शिक्षा है। शिक्षा होगी तो मुझे बताओ इसने, हाँ जब आप पढ़ रही थी, आपने एक चैप्टर एक बार पढ़ते थे, एक कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ते थे, कि तब तक पढ़ते थे जब तक समझ ना आ जाए? सर मेरा तो थोड़ा डिफरेंट रहा हुआ है, हम क्या तो था? एक ही बार पढ़ते थे। जो नहीं, पढ़े वो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। करेक्ट। तो इसका मतलब है अगर लक्ष्य, अच्छा अभी भी चपाती बनाती हो तो एक बार तवे पे रखोगी कि तब तक रखोगी जब तक पक ना जाए? जब तक पक ना जाए। तो शिक्षा में सफलता अगर किसी को मिली होगी, जो भी वर्तमान भी शिक्षा है, वो तभी मिली होगी जब उसने ये डिसाइड किया होगा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिंदगी के हम्म। किसी भी आयाम में सफलता एक ही सूत्र से मिलती है। क्या सूत्र है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, बड़ी सिंपल बात है। तो शिक्षा में भी यही चलती थी, पढ़ाई में भी यही चलती थी, खाने बनाने में भी यही चलती है, साइकिल चलाने में भी यही चलती है, तो जीवन विद्या में भी यही चलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वो आपकी जो बात है कि जब तक तोड़ेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन करना था। बताओ। जस्ट थोड़ा आउट ऑफ लाइन हो जाएगा। पर हाँ, मेरी बेटी है जो कराटे क्लासेस करती है, पर उसको ना अभी जाने का मन नहीं होता है। बोलती है बहुत पैर दुखते हैं, मुझे नहीं जाना है। विल इट बी राइट टू पुश? आई मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड सपोर्ट एट दिस पॉइंट, बिकॉज शी इज लिटिल, फोर ईयर देखो ओल्ड हमको, अभी तो हमको ये भी समझना है पहले कि कराटे क्यों। ठीक है, अगर हमको कराटे, जैसे अभी है, अभी बच्ची आपकी खाना ना खाए तो आप खिलाएंगे ही, पुश करेंगे ही करेंगे। तब आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे मैं पुश करूं कि नहीं करूं, नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि आपको ये पता है क्यों खिलाना है। जब क्यों नहीं क्लियर होता है मेरा कि क्यों करना है, तब मुझे डाउट आता है मैं पुश करूं कि नहीं करूं। मान लिया अभी बच्ची आपकी नहीं सोए, अब कहे मैं सोऊंगी नहीं, ठीक है, आप पुश करोगी करोगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी बच्ची बोले मैं पॉटी नहीं जाऊंगी, तो आपको बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं पुश करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि आपको क्लियर होता है कि ये चीज क्यों है और ये चीज किसी समस्या का समाधान है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये चीज इसके लिए अच्छी ही है, ये चीज करे बिना समस्या है, ये चीज करे बिना होता ही नहीं है, तो पुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। फिर पुश का मतलब दबाव ही केवल नहीं होता, पुश का मतलब उससे बात करना भी हो सकता है, पुश का मतलब उसको बहलाना भी हो सकता है, पुश का मतलब उसको फुसलाना भी हो सकता है, पुश का मतलब ये भी हो सकता है कि चलो मैं भी ताइक्वांडो कर रही हूँ, तुम भी ताइक्वांडो करो, या फिर ताइक्वांडो वाला टीचर को चॉकलेट दे दे, या ताइक्वांडो वाला टीचर कुछ प्यार से बुला ले। हाँ। तो पुश करने का मतलब फिर कई हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो ये सब तो सारी, मैंने किया, मैंने बोला मैं भी ज्वाइन करती हूँ, साथ में दोनों हाँ मिलकर करेंगे। वो कुछ भी हो पर सकता है, फिर भी वो लेकिन राजी नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पर ये समझ में आएगा कि राजी नहीं है, और मुझे ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि मैं पुश करूं कि नहीं करूं, इसमें किस चीज का अभाव है? सो ये समझने का कि इस स्टेज में सेल्फ डिफेंस सिखाना सही है या नहीं कि है। नहीं है। अभी मुझे इस पे डाउट है, क्योंकि इस पे डाउट है तो एक्चुअली वो डाउट हम्म। इस प्रश्न के रूप में आ रहा है कि मैं दबाव बनाऊं कि नहीं बनाऊं। हाँ। ठीक है ना? तो उस प्रश्न में बात हाँ। करें, हम उस प्रश्न में बात करेंगे, और वो किसी और से करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो उसको। आप खुद ही देखो, आपको समझ में आ जाएगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कहीं कोई विरोध नहीं, अस्तित्व में कहीं कोई विरोध नहीं है। है ही नहीं, कोई किसी से विरोध नहीं करता। सब बिल्कुल सामंजस्य में चल रहा है, हर जगह हम देखेंगे बिल्कुल सामंजस्य, निर्विरोधिता। निर्विरोधिता को समझ लेना ही जागृति। इसको समझते हैं तब मुझे जागृति समझ में आती।
तो हमने ये भी समझा था, पता नहीं लास्ट सेशन में इसको किया था कि नहीं किया था। अर्थशास्त्र क्या बताता है? इच्छाएं क्या बताता है? सर ये नहीं किए। अर्थशास्त्र इच्छाएं क्या बताता है? असीमित है, साधन सीमित है। पूरा अर्थशास्त्र हमको यही पढ़ाता है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स हमको यही पढ़ाता है, इच्छाएं असीमित हैं, साधन सीमित है। अब अगर साधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं, तो बताओ असुरक्षा आएगी कि नहीं आएगी? भय, संग्रह, शोषण, विरोध, युद्ध, संघर्ष आएगा कि नहीं आएगा? आ ही रहा है, आएगा सर। चारों तरफ हम देख ही रहे हैं। क्यों? इच्छाएं हमारी असीमित नहीं, हमारी समझ नहीं है, इसीलिए हमने अपनी भावनात्मक इच्छाओं को जो हमारी भौतिक जरूरतें हैं उससे पूरी करने की कोशिश कर ली। क्या बोला? मेरी इच्छाएं असीमित नहीं हैं, मेरी जरूरतें असीमित नहीं हैं, मेरी भावनात्मक इच्छाएं असीमित हैं। मेरी भौतिक जरूरतें असीमित नहीं हैं, सीमित है। मेरी भौतिक जरूरतें असीमित नहीं हैं, मेरी भावनात्मक आवश्यकताएं असीमित हैं। क्योंकि भावनात्मक आवश्यकताएं असीमित हैं और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन मैंने भौतिक वस्तु बना लिया, तो भौतिक वस्तु की आवश्यकता मुझे असीमित हो गई। भौतिक वस्तु की जब आवश्यकता असीमित हो गई तो वो तो सीमित ही है। अब मैं कितना भी बड़ा मकान बना लूं सीमित ही है, कितनी कार ले लो सब सीमित ही है। फिर मैं अपनी भी लूंगा, फिर पड़ोसी की भी छीनूंगा, फिर मैं इसकी भी छीनूंगा, फिर मैं उसकी भी छीनूंगा। और सामान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे पास है इस बात से चिंता नहीं, दूसरे के पास ना हो इस बात से भी बहुत बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा ही कब हूं जब दूसरे के पास छोटी। मेरे पास 5 मंजिला मकान है, ये कोई ठीक बात नहीं है अगर पूरे सबके पास 7 मंजिल का मकान है। बात तो तब है मेरे पास 5 मंजिल का मकान हो और सबके पास 2 मंजिल का मकान हो। तो इसीलिए हम दूसरे की सफलता से चलते हैं। क्यों दूसरे की सफलता से चलते हैं? क्योंकि दूसरे की सफलता होते ही मुझे अपनी असफलता दिखने लग जाती, क्योंकि मैं अपने आप को मेजर ही किसी और को देख के कर रहा था। मैं मेजर किसी और को देख के कर रहा था तो मैं अपने आप को सफल मान रहा था, मेरे पास 100 रुपए हैं। अब किसी के पास 101 हो गए तो मैं अपने आप को असफल मानने लग गया। तो अब मेरी असफलता किसी और की सफलता के विरोध में खड़ी होती दिखती, तो फिर मैं उसको गिराना चाहता हूँ। इसीलिए कहते हैं हर आदमी का दुश्मन है। हर आदमी का दुश्मन नहीं, उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं बड़ा कैसे हो जाऊं, तो किसी लाइन को छोटा करके मैं बड़ा होना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही? बात समझ में आई? जी। रूप, बल, पद और धन, इनका कोई तृप्ति बिंदु नहीं। तृप्ति बिंदु ना होने का मतलब क्या हुआ? मुझे ये नहीं पता है धुलाई कहाँ करनी है। मुझे धुलाई कहाँ करनी है तो पानी में कितना इकट्ठा कर लूं, ये वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने। यस सर। धुलाई कहाँ करनी है मुझे पता नहीं, तो मैं पानी कितना ले लूं, कोई तृप्ति बिंदु ही नहीं। जब तृप्ति बिंदु नहीं मिलता तो फिर क्या मिलता है? तुलना मिलती। अब पानी मुझे कहाँ धुलाई करनी नहीं पता, तो मैं कितना पानी ले लूं कि मुझे संतोष मिल जाए, शांति मिल जाए? नहीं पता। तो मैं कैसे तय करूंगा? बगल वाले के पास कितना है, उसके पास कितना है, उसके पास कितना है, उसके पास कितना है, उसके पास कितना है। और मजे की बात है, अगर सबको ही धुलाई करनी है तो पानी कितना है इस बात का सम्मान मिलने लग गया। तो फिर मेरे पास कितना पानी हो ये तय नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ किस लिए क्या धुलाई करनी है। तो तृप्ति बिंदु नहीं है तो आस पड़ोस के लोग डिसाइड करेंगे कि किसके पास कितना पानी होगा। तो कोई कॉलोनी डिसाइड करेगी कि उस कॉलोनी में कितना बड़ा मकान होगा, सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि एक आदमी का कितना बड़ा मकान होगा। कैसे? क्योंकि सब लोग बनाएंगे तो उससे बड़ा बनाएगा, फिर सब लोग बनाएंगे तो उससे बड़ा बनाएगा। तृप्ति बिंदु नहीं मिल रहा है हमको। तो क्या समझ में आ रहा है? मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं, मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीमित हैं। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो भाई। भौतिक आवश्यकता सीमित है, भावनात्मक असीमित है। भाई पर हम कितना भावनात्मक आवश्यकता को ही भौतिक आवश्यकता से फील कर लेना शायद। करना चाहते हैं? अब मुझे बताओ कितना खा सकते हो, ये सीमित है कि नहीं है? सीमित है सर। कितने बड़े सीमित है। मकान, कितने बेड पे कितनी जगह में सो सकते हो, सीमित है कि नहीं सीमित है? सीमित है सर। कितनी सीमित है। सांस ले सकते हो, सीमित है कि नहीं सीमित है? सीमित सीमित है। एक चीज बता दो जो असीमित हो, है ही नहीं, है ही नहीं। तो इस पृथ्वी पर जो ये हाहाकार मचा हुआ है,
ये क्या आपको लगता है ज्यादा जनसंख्या की वजह से बचा हुआ है? नहीं भाई, जितनी जनसंख्या आज है उससे 7 गुना ज्यादा इस जनसंख्या को 7 साल तक लगातार खिलाया जा सकता है। इतना हम एक साल में इस पृथ्वी पर अनाज पैदा करते हैं। तो इस पृथ्वी पर जनसंख्या जितनी है, इससे अगर 3 गुनी भी और हो जाए, अभी अभी के अभी 3 गुनी भी और हो जाए, जस्ट अभी 3 गुनी भी और हो जाए, तो भी समस्या नहीं है। समस्या इसकी आधी हो जाए, इसकी चौथाई हो जाए, तो भी खत्म नहीं है। समस्या दुरुपयोग है। क्या है? दुरुपयोग। दुरुपयोग। दुरुपयोग है। दुरुपयोग का मतलब क्या हुआ? भावनात्मक आवश्यकताओं को भौतिक आवश्यकताओं से पूरा करना ही दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग है आवश्यकता पता ना होने के कारण। मतलब एक एक पेन का दुरुपयोग क्या हो सकता है? पेन का दुरुपयोग हो सकता है कि उसको लिखने की जगह किसी और जगह यूज करो। एक पेचकस का दुरुपयोग क्या हो सकता है? पेचकस को पेच खोलने की जगह कहीं और यूज करो। तो पैसे का दुरुपयोग क्या हो सकता है? पैसे को पैसे को शरीर के पोषण, संरक्षण और समाज गति की जगह सुविधा के लिए यूज कर लो। तो जो चीज जिसके लिए बनी है, उसको अगर उसके लिए यूज करेंगे तो वो उपयोग है। जो चीज सदुपयोग है, जो चीज जिसके लिए नहीं बनी है उसके लिए प्रयोग करो तो वो दुरुपयोग है। अब पानी के तालाब को अगर बाइक से पार करने जाएं, बाइक से कहें कि पानी के तालाब को पार करेंगे, तो बाइक का उपयोग है कि दुरुपयोग है? दुरुपयोग है सर। दुरुपयोग है। तो क्या बाइक गलत है, बाइक खराब है? नहीं, सही है सर। हम गलत हम यूज कर रहे हैं। गलत यूज कर रहे हैं कि बाइक गलत है? बाइक गलत है कि उसका यूज गलत है? उसका यूज गलत है सर। तो बाइक गलत है कि बाइक की यूज करने वाला गलत है? करने वाला गलत है। हमने पैसे को गलत बोल दिया। पैसा गलत नहीं है। पैसा बहुत काम की चीज है। लेकिन पैसा जिस काम की चीज है उस काम में लगाओ तो काम की। तो पैसे का काम क्या है? पैसे का काम है शरीर का पोषण, संरक्षण और समाज की गति। दो ही काम है। हमने उसको किस में यूज किया? भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ये हो गया दुरुपयोग। अब दुरुपयोग हुआ तो पैसा कितना चाहिए? फिर पैसा कितना चाहिए, उसके लिए अरावली की पहाड़ियां भी कट जाएंगी, उसके लिए अमेजोन का जंगल भी कट जाएगा, उसके लिए सारे तेल के कुएं खुद जाएंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाएगा। तो ये ज्यादा आबादी के कारण हो रहा है क्या? नहीं सर, दुरुपयोग के। और हमने क्या गलती में, देखो हम समस्या को ही नहीं समझते तो समाधान को कहां से समझेंगे? समस्या को नहीं समझते तो समाधान को कहां से समझेंगे? इससे समझ में आता है कि ये दर्शन पहली बार मौका देता है इतनी गहराई में बात करने का, जितनी गहराई में बातें होती नहीं। इसीलिए बात निकल के आती है कि इतनी गहराई में बात जब हो जाती है तो इसका मतलब जीने का स्वरूप भी आगे निकल के आता है। अभी आप देखो कि परिवार में जीने का स्वरूप कितना प्यारा निकल के आता है। यहाँ से निकल के आता है बेटे बेटी के साथ कितना प्यारा स्वरूप निकल के आता है, शिक्षा का स्वरूप निकल के आता है। आज तक जीने का स्वरूप क्यों नहीं निकल के आया? मानव के साथ ही जीना था और मानव समझ में नहीं आया। देखो, एक डॉक्टर डॉक्टर के साथ जीता है, इंजीनियर इंजीनियर के साथ जीता है, किसान किसान के साथ जीता है। क्यों? क्योंकि किसान को किसान समझ में आता है, बनिया को बनिया समझ में आता है, ठाकुर को ठाकुर समझ में आता है, यूपी वाले को यूपी वाला समझ में आता है, भारत वाले को भारत वाला समझ में आता है, जापान वाले को जापान वाला समझ में आता है। मानव समझ में नहीं आता। अगर मानव समझ में आ जाएगा तो हम किसके किसके साथ जी लेंगे? सबके साथ सबके झेलेंगे साथ सर। तो। ये दर्शन पहली बार मौका देता है कि मानव का अध्ययन हो पाया। मानव, क्योंकि मानव जीवन प्लस शरीर। अभी तक मैंने शरीर मतलब मानव शरीर का अध्ययन किया था। मानव का अध्ययन हो पाए ये पहली बार हुआ है इतिहास में। और जिसका अध्ययन कर लेते हैं उसके साथ जीना हो ही जाता है। पेन का अध्ययन किया उसके साथ जीना हुआ, मोबाइल का अध्ययन किया उसके साथ जीना हुआ, पानी का अध्ययन किया उसके साथ जीना हुआ, आज मानव का अध्ययन होगा तो ये मानव के साथ जीना हो ही जाएगा। तो क्या समझ में आता है? पढ़ो अगली लाइन। भावनात्मक आवश्यकताएं समझने से पूरी होती हैं, हर मानव समझ सकता है। भावनात्मक आवश्यकताएं समझ से पूरी होती हैं, समझ अनुरूप रहने से पूरी होती हैं। और विज्ञान ने आके ये बता दिया, विज्ञान ने आके बता दिया कोई भी समझ सकता है। विज्ञान जब तक नहीं था तब तक हम यही कहते रहे औरतें नहीं समझ सकती, शूद्र नहीं समझ सकते। समझ कौन सकता है? एक कोई कैटेगरी है वही समझ सकती है। ज्ञान से दूर रखा लोगों को, ज्ञान से महिलाओं को तो दूर ही रखा, बोला महिलाएं तो मुक्ति पा ही नहीं सकती, महिलाएं तो ज्ञान पा ही नहीं सकती।
इस चीज से दूर रखा। अब इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि ज्ञान तब इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था, इतनी आसानी से स्कूल थे नहीं, कहीं बाहर जाना पड़ता था। उसके लिए हो सकता है इतने शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती हो जो शायद महिलाएं ना कर पाती हो सकता है इस कारण से ये बात आगे आ गई हो। और ये बात इस कारण से अगर आई थी कि महिलाएं समझ नहीं सकती, तो उसको विज्ञान ने खत्म कर दिया। तो दोनों बातें खत्म हो गई। अगर वो वाला कारण था कि महिलाएं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थी बाहर दूर जाने के लिए, तो वो भी खत्म हो गया, स्कूल घर के पास आ गए, विज्ञान ने ये कर दिया। दूसरा, अगर ये हम सोचते थे कि महिलाएं समझ नहीं सकती क्योंकि बुद्धू होती हैं, विकलांग समझ नहीं सकते क्योंकि बुद्धू होती हैं, तो बता दिया आज कि विकलांग क्या कर सकता है आपने देख ही लिया, महिलाएं क्या कर सकती है आपने देख ही लिया। इसका मतलब विज्ञान ने ये बताया कि कौन कौन समझ सकता है, सब समझ, हर मानव सब समझ समझ सकता सकते हैं। तो ज्ञान पर अधिकार किसका है? सबका है। है, शूद्र सबका। हो, बनिया हो, ठाकुर हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो। गरीब पहले समझेगा कि अमीर पहले समझेगा? गरीब पहले सर समझेगा कि अमीर? गरीब। गरीब पहले तो समझेगा कि जिसकी अमीर? जरूरत पहले लगेगी। जिसकी जरूरत होगी वो गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है। गोरा दोनों। पहले समझेगा कि काला पहले समझेगा? सर सबकी पात्रता जैसी होगी वो वैसा समझ। इसका गोरे काले से कोई मतलब नहीं है, कोई भी समझ सकता है। ठीक है। तो यहां से समझ में आया है कि ज्ञान बंधन में नहीं है, हर एक व्यक्ति समझ सकता है। और समझने की वस्तु क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व ही है। और कुछ है ही नहीं हमारे पास। अभी भी तो वही पढ़ रहे थे, अभी भी तो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो अस्तित्व को ही तो पढ़ रहे थे। हम्म। अगर हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे तो अस्तित्व को ही पढ़ रहे थे, अस्तित्व के अलावा कुछ है नहीं। दो चीजें खाली नहीं। हमने भौतिक रासायनिक क्रिया को पढ़ा, हमने पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मानव अवस्था के शरीर को पढ़ा। लेकिन वो क्यों चलता है, मूल ऊर्जा अधूरी रह गई हमारे पास। और कैसे चलती है, जीवन क्रिया अधूरी रह गई हमारे पास। तो ये दो खाने अधूरे रहने के कारण ये सब कुछ गोलमोल हो गया, समझ ही नहीं आया ये सब कैसे चल रहा है। तो जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस हो गई। तो समझने की वस्तु क्या है? अस्तित्व है, और अस्तित्व में भागीदारी है। पढ़ो। व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी का निर्वहन ही तृप्ति है, यही समाधान है। इसके अलावा तृप्ति होती नहीं। व्यवस्था के अर्थ में, जिस व्यवस्था में आप अपने आप को मान लेते हैं, उस व्यवस्था में अपनी भागीदारी से ही तृप्त होते हैं। अगर आपने केवल अपने साथ अपनी व्यवस्था को मानी है, तो जब तक अपने साथ अपनी भागीदारी नहीं होती मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मैं तड़पता रहता हूँ। अगर मैंने अपने परिवार में मान ली, तो जब तक पति पत्नी और बच्चों के साथ मेरी भागीदारी का निर्वहन मैं नहीं कर लेता हूँ, मुझे तृप्ति नहीं मिलती। तो खाने से जो मिलना होगा मिलेगा, मकान से जो मिलना होगा मिलेगा, लेकिन मेरी तृप्ति भागीदारी से ही होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ शायद। मेरी तृप्ति भागीदारी से ही होती है, मेरी तृप्ति और किसी चीज से होती नहीं। मैं अपनी माँ, मान लीजिए आप अगर फीमेल हैं और आपकी माँ अगर आपके मायके में रहती है, उनको कितना सोना भेज दो को आपको तृप्ति मिल जाएगी? कितने उनको नहीं मंगान दे दो, मिलेगी। तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति तभी मिलेगी जब एज अ बेटी आप अपनी भागीदारी का निर्वहन कर पाएंगे अपनी माँ के साथ। जो पैसा देना नहीं है, उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है, तब तृप्ति मिलती। पूरा करना है। तब राइट तृप्ति सर। मिलती। अपने बेटे के साथ अपने परिवार में कब तृप्ति मिलेगी? कितना घुमा के लाऊं तो तृप्ति मिल जाएगी? कितना मैं मकान दे दूं तो तृप्ति मिल जाएगी? कितना मैं, कुछ नहीं। जब तक मैं अपने बेटे की, आज तक मैंने अपनी भागीदारी क्या मानी है? बेटे को पढ़ा दूं, बेटे की नौकरी करा दूं और बेटे की शादी करा दूं। ये तीन मैंने अपनी जिम्मेदारी मानी है। तो एक माँ कब पूरी होती है? जब उसके बच्चे की शादी हो जाती है, जब उसका बच्चा पढ़ जाता है, और उस बच्चे का भी बच्चा हो जाता है, तो क्या बोलती है? अब मेरी जिंदगी पूरी हुई, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वरना वो क्या कहती है? पोते का मुंह तो दिखा दो ताकि हम आराम से मर पाए। कहती कि नहीं कहती? ये कहती है माई कि नहीं कहती कि पोते का मुंह दिखा दो तो हम आराम से मर पाए, क्योंकि उसको लगता है मेरी भागीदारी का निर्वहन नहीं हुआ। तो बूढ़ा आदमी मरते समय क्यों पोते का मुंह देखना चाहता है? क्योंकि आज तक हमने अपनी भागीदारी केवल अपने परिवार में मानी। और कितनी मानी? मेरा बेटा पढ़ जाए, उसका शरीर स्वस्थ रहे, वो पढ़ जाए, उसको नौकरी मिल जाए, उसकी शादी हो जाए और एक बच्चा हो जाए। इतना ही तो माना मैंने अपनी भागीदारी। हाँ या ना? यस सर। अब मुझे बताओ, क्या भागीदारी फिर तय करो?
पर एक महिला पुरुष इसकी शादी हो, उसका बच्चा हो जाए, उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसकी पढ़ाई हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, इनमें से कोई भी एक चीज काट दो, कोई भी एक चीज काट दो, जो मर्जी चाहे काट दो, और उसके बदले में कितना पैसा दे दें तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? कोई भी इसमें से एक चीज काट दो छह में से, तो कितना पैसा दे दे तो संतुष्ट हो जाएंगे? कितने पैसे से उस चीज को बदल देंगे? बदलेंगे क्या? नो नहीं सर। सर। कितने मकानों से इसमें एक भी चीज बदल देंगे? नहीं नहीं बदलेंगे। सर। तो क्या होगा, इतनी सारी चीजें हो जाएं, मतलब मेरी भागीदारी पूरी हो गई, तो मैं तृप्त तो इतनी चीजों से ही होता हूं, मतलब मैं अपनी भागीदारी से तृप्त होता हूं। और जब भागीदारी मुझे ये समझ में आ जाए कि इन सबके ऊपर क्या है, उसको जीना आ जाए, तो मैं सुपर तृप्त हूं। तभी कहते हैं एक माँ जब ये डिसाइड कर लेगी कि मेरा बच्चा जिएगा, जिंदगी जिएगा, जिस दिन वो डिसाइड कर लेगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत इस पूरी पृथ्वी को जीने से रोक नहीं पाएगी। माँ ने ही डिसाइड किया था कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, तो आज सड़क पे जाओ और एक पत्थर उछाल दो, उम्मीद है जिसके ऊपर गिरेगा वो ग्रेजुएट होगा। ये माँ की ताकत थी, और किसी की ताकत नहीं थी, माँ की ताकत थी। तो जिस दिन माँ ये डिसाइड कर लेगी कि मेरी जिम्मेदारी केवल ये छह नहीं, एक सातवीं और है, इसको समझदार बना देना, जीवन जीने के लायक बना देना, तभी उसको तृप्ति मिलेगी। उससे पहले तृप्ति नहीं है। मरते मरते भी आदमी क्या सोच के जाता है, पता नहीं मेरा परिवार कैसे चलेगा यार। मरते मरते क्या ज्ञान दे के जाता है? ईमानदारी से रहना, समझदारी से रहना, आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, अपना घर साथ साथ रखना, दोनों भाई साथ रहना। ये कह के जाता है, या ये कह के जाता है कि 1 करोड़ कमा लेना, 2 करोड़ कमा लेना? क्या कह के जाता है आदमी? साथ साथ रहना। इसका मतलब है कि तृप्ति में गया कि अतृप्ति में गया? अतृप्ति में गया। अतृप्ति में गया। किस बात की अतृप्ति है? समाधान की अतृप्ति, कि ना वो खुद समाधानित था, ना ही अपने बच्चे को समाधानित कर पाया। तो सर व्यवस्था लेकिन के, जीना भी सभी सिखाना चाहते हैं ऐसे तो बच्चे को, बस ना खुद को आता है तो सिखा भी नहीं पाते हैं। तो योग्यता नहीं है ना, तो ये दर्शन आपको योग्यता देता है। कामना तो है, हम्म। कामना तो हमेशा से, इसीलिए वो कामना कहाँ चलेगी? मॉरल साइंस में, चाहिए में। हम्म। कामना मॉरल साइंस में चली गई, वो भी मरते मरते भी वो चाहिए ही बोल के जाता है। दोनों भाई आप चाहिए ही बोलता रहा, चाहिए ही सुना था, चाहिए ही बोलता चला गया। तो जो चाहिए है हमको, जो बहुत चाहिए है, जो मेरी मेन भागीदारी है, उस भागीदारी को मैं उस भागीदारी में मैं भाग दे पाऊं, इसी को भाग्य उदय कहते हैं। भाग्य उदय का मतलब मैं अपनी भागीदारी के भाग को निभा पाऊं, यही मेरा भाग्य है, यही मेरे भाग्य का उदय है। ठीक है? तो हम तृप्त किससे होते हैं? किससे तृप्त होते हैं? साधन से तृप्त होते हैं, सुविधा से तृप्त होते हैं, या भागीदारी के निर्वहन से तृप्त होते हैं? कैसे तृप्त होते हैं? बताओ भाई। सर भागीदारी के निर्वहन से। से लेकिन ही सर तृप्त हो अगर हम सकते हैं। अपनी भागीदारी, अगर हम मान लीजिए किसी बड़े स्तर पर मान रहे हैं, हम्म। इंडिया के लेवल पे या वर्ल्ड के लेवल पे, तो फिर उसका रिजल्ट फिर कैसे? रिजल्ट कैसे मतलब? सो मतलब जैसे कि आपने भी बताया फैमिली के स्तर पे, मतलब कि कमा ले अब कर ले और लास्ट में इसका जैसे बच्चे का मुंह इसका देख ले तो मतलब। अब हम हाँ, प्रगटन को समझते हैं। क्या समझते हैं? प्रगटन को। प्रगटन। जब हम प्रगटन को नहीं समझते हैं, तो हम डायरेक्ट पृथ्वी बनते ही चाहते हैं कि जागृति की स्थिति आ जाए। पृथ्वी बनी, और पृथ्वी में 250 करोड़ साल लगे, तब जाके पहली बार पानी आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस बात को समझूंगा, मुझको ये समझ में आ रहा होगा, मेरा परिवार, मेरे परिवार से मेरा मोहल्ला, मेरे मोहल्ले से मेरा नगर, मेरे नगर से मेरा राज्य, मेरे राज्य से मेरा राष्ट्र, मेरे राष्ट्र से मेरा पूरा विश्व। अब ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं खड़ा हूं अपने अपने यहाँ पर, पृथ्वी खड़ी कहाँ पर है, कि अभी पदार्थ अवस्था बनी नहीं है, और सीधे कामना किसकी है? मानव की। तो जब मैं बोलता हूँ, ज्ञान अवस्था। क्या बोलता हूँ कि पूरे सहअस्तित्व में मेरी भागीदारी का मतलब क्या है? पूरे सहअस्तित्व में मेरे भागीदारी की समझ, और पूरे अस्तित्व में भागीदारी की दिशा। पूरे अस्तित्व में भागीदारी की दिशा। पहले ही दिन, जब पृथ्वी का पहला दिन होगा 450 करोड़ साल में भी, तभी भी दिशा किसकी थी? ज्ञान अवस्था के आने की दिशा थी कि नहीं थी? तो आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल दोनों पढ़े होंगे ना, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है ना? तो मैं इस धरती पे कब तक हूं? हमेशा के लिए।
हमेशा के लिए हूँ। लेकिन जब मैं इसको देख लेता हूँ एक शरीर यात्रा में, या आप जब क्वेश्चन आ रहा है वो एक शरीर यात्रा से आ रहा है कि एक शरीर यात्रा में मैं क्या क्या करूँ, किस किस को रोकूं, मैं तो अकेला हूँ, तो क्वेश्चन आ जाएगा। अभी क्या आएगा, ये शरीर यात्रा हो सकता है मेरी केवल इसीलिए हो कि मैं समझ जाऊं, हो सकता है। हो सकता है ये शरीर यात्रा इस बात के लिए हो कि मैं इतनी योग्यता ले लूं कि मैं खुद भी सही खुद सीख जाऊं और अपने परिवार को भी सिखा दूं। हो सकता है ये शरीर यात्रा इस बात की हो कि मैं खुद भी सीख जाऊं, अपने परिवार को भी सिखा दूं और अपने आसपास के 20 30 40 लोगों में इसको मल्टीप्लाई कर दूं। हो सकता है ये शरीर यात्रा इसलिए हो कि मैं अपने आसपास तो 20 40 लोगों को मल्टीप्लाई कर दूं, हो सकता है मैं स्कूलों में भी इसको मल्टीप्लाई कर पाऊं, हो सकता है मैं अगल बगल के समाज में मल्टीप्लाई कर पाऊं। तो एक शरीर यात्रा में मैं कितना कर पाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने करना शुरू किया कि नहीं शुरू किया, क्योंकि ये रेप्लिकेशन मॉडल है। कैसा मॉडल है? कैसा है? रेप्लिकेशन मॉडल। इस मॉडल रेप्लिकेशन में मॉडल। ये जो मॉडल आपके सामने है ये लॉजिकल भी है, प्रैक्टिसेबल भी है और रेप्लिकेबल भी है। इससे पहले के मॉडल जो थे वो लॉजिकल हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, प्रैक्टिसेबल हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन वो रेप्लिकेबल नहीं थे। इसीलिए ईमानदारी रेप्लिकेट नहीं हुई, समझदारी रेप्लिकेट नहीं हुई, अपनापन रेप्लिकेट नहीं हुआ। लॉजिकल होंगे, मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं प्रश्न उठाना चाहता, मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि वो प्रैक्टिसेबल थे कि नहीं थे, वो प्रैक्टिसेबल भी रहे होंगे, पहले दिखती थी मुझे ईमानदारी, लेकिन वो रेप्लिकेबल नहीं थी। ये चूंकि रेप्लिकेबल मॉडल है, ये रेप्लिकेबल मॉडल है, आज मैं आपको रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस के उत्तर हैं, यहाँ कुछ चाहिए नहीं। और चाहिए रेप्लिकेबल होता नहीं, शिक्षा व्यवस्था रेप्लिकेबल होती है रेप्लिकेबल होता है, नियम रेप्लिकेबल होते हैं। अब व्यवस्था रेप्लिकेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर वो दिखती है तो रेप्लिकेबल है। फिर ये एपीजीपी से भी ज्यादा स्पीड में बढ़ता है, हमने देखा ही था। 450 करोड़ साल से 200 करोड़ साल, 200 करोड़ साल से 100 करोड़ साल, कितनी तेजी से बढ़ा है। मात्र 250 साल में विज्ञान ने उतना बढ़ कर दिया जितना 450 करोड़ सालों में हुआ। और वो छोड़ो, पिछले 10 सालों में उतना हुआ है जितना विज्ञान के 240 सालों में हुआ। और उसको भी छोड़ दोगे तो एक साल में 2 साल में एआई ने वो कर दिया जो विज्ञान के 238 या 240 सालों में नहीं हुआ। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है स्पीड, ज्योमेट्रिकल जो स्पीड होती है उससे भी तेज बढ़ती है। तो जैसे ही हमको ये समझ में नहीं आता है तो हम परेशान होने लग जाते हैं, और मुझे ये नियम समझ में आ जाता है कि मैं काम करूंगा, मैं काम करता जाऊंगा, चलता जाऊंगा। ये प्रगटन की स्थिति है, यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं, यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। ये प्रगटन है, अपने आप होगा, स्वतः होगा, हम नियम से चलते रहें बस। आगे क्या निकल के आता है? समाधान ही सुख है। समाधान ही सुख है। और यहां से समाधान सुख हो गया। जब समाधान सुख हो गया, जैसे ही समाधान सुख हो गया, तो फिर साधन कैसे हो गए? असीमित। अपने आप असीमित हो गए। जैसे ही समाधान सुख बन गया तो साधन असीमित हो गए। और नीचे पढ़ो। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। अभी भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता ही है। एक किसान जितना उत्पादन करता है उतना वो अपने 10 सालों में नहीं खा सकता। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना आता ही है, सभी को आता है, और आवश्यकता से अधिक ऑलरेडी उपलब्धि है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? मानव की भौतिक आवश्यकताएं असीमित हैं, मानव की भौतिक आवश्यकताएं, सॉरी, मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं, मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीमित हैं। जो कि भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं इसलिए साधन असीमित हैं, और मैं अपने जितनी मेरी आवश्यकता है उससे ज्यादा मैं कमा ही सकता हूँ। यहाँ से मुझे समझ में आता है अर्थशास्त्र क्या, कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन असीमित हैं। अगर इस बात पे मेरा बिजनेस स्टडीज हो जाए, अभी बिजनेस स्टडीज ऊपर वाली लाइन पे है, इसीलिए बिजनेस में क्या पढ़ाया जाता है, एमबीए में क्या पढ़ाया जाता है, तुम कितना गिर सकते हो कि तुम कितना ऊपर उठ जाओ, ये सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं इच्छाएं असीमित है, साधन सीमित है। तो बात क्या हुई, कितना नीचे गिर जाओ कि कितना ऊपर उठ जाओ। मेरा पूरा अर्थशास्त्र अभी इसी के ऊपर है। लेकिन जैसे ही मेरा अर्थशास्त्र और मेरे स्कूल की पढ़ाई और मेरा विज्ञान और मेरा इकोनॉमिक्स किसके ऊपर आएगा, कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन असीमित हैं, आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम से जो बच्चे निकलेंगे वो अलग होंगे। ठीक है, खत्म करें आज की क्लास। कोई क्वेश्चन? एंड करें? यस सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।